सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम लोग एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुम लोगों में से जितने भी लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद तुम लोग ये एपिसोड शुरू कर सकते हो। एंड रैग्नारॉक बेसिकली जिनू के बेटे की स्टोरी है। सोलो लेवलिंग मानवा पूरा खत्म होने के बाद उसके बाद ये स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होता है, जहाँ पर संग जिनू का बेटा संग सुहो मेन कैरेक्टर होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो आउटर गॉड होते हैं, जो एब्सोल्यूट एंटिटीज होते हैं, जो कि सुप्रीम बीइंग के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने एशियंट टाइम से ही काफी सारे यूनिवर्स को ही क्रिएट किया है। सुप्रीम बीइंग्स लगातार नए यूनिवर्स को बनाते रहते हैं और उनमें वो जीते हैं। अनंत सबसिस्टेंट बनने के प्रोसेस में वापस सोल और लाज ने जन्म ले लिया। इस एंडलेस साइकिल में सुप्रीम बीइंग्स बोर होने लगे। उन्होंने अपने आप को ही एंटरटेन करने का सोचा और वो था अपने क्रिएचर को एक दूसरे के साथ लड़ाना। अपने बनाए हुए क्रिएचर ने जो तबाही मचाई होती है वो देख के सुप्रीम बीइंग्स को मजा आने लगा। हालांकि इसका मतलब यह हो गया कि अनंत क्रिएचर को अनंत काल तक लड़ना पड़ रहा था। वे मरते रहते और दूसरे क्रिएचर जिंदा होते रहते। ये साइकिल लगातार चलती रही। सुप्रीम बीइंग्स की बोरियत को दूर करने के लिए ये एक जरूरी घटना बन गया। यह सब चल ही रहा था कि कुछ हो गया। एक सुप्रीम बीइंग जो कि अपने अनंतवार को देख रहा था, वो अपने ही क्रिएचर के द्वारा मारा जाता है। जैसे ही दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग्स को इसके बारे में पता चलता है, वो सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और वह उस दुनिया को देखने लगते हैं जिसने अपने मास्टर को ही खो दिया। उनमें से एक सुप्रीम बीइंग्स बोलता है, अपना साथी सुप्रीम बीइंग्स जो कि अपने ही क्रिएचर के द्वारा मारा गया। इससे सुप्रीम बीइंग्स को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ा। उन सभी के सेम ही विचार थे। पहला जो मालिक के पावर को हासिल करेगा वही मास्टर बनेगा। आगे हम लोग सुहो के स्कूल को दिखाया जाता है। सुहो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में एडमिशन मिल गया। ये सुनकर उसका जो फ्रेंड होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उनमें से एक फ्रेंड कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है? दूसरा फ्रेंड बोलता है, अरे यार मुझे फिर से एक साल रिपीट करना होगा। यह सुनकर जो सुहो होता है वो हंसने लग जाता है एंड वह उन दोनों को कहता है, आखिर मैं इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। तभी यहाँ पे ली यूएनसल आ जाता है। हमने इसे सोलो लेवलिंग के साइड स्टोरी में देखा था। ली सुहो से कहता है, सुहो कांग्रेचुलेशन, मैंने सुना है कि तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट है। वैसे तुम ड्राइंग में कब से टैलेंटेड हो गए? हाँ। सुहो ली को पहचानता ही नहीं। वह उसे कहता है, समझो यहाँ पे। ये सुन के ली को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सुहो से कहता है, मैं किंग संगचुल नहीं हूँ, मैं लियोचुल हूँ। सुहो कहता है, वो ऐसा है क्या? आगे ली कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा स्कूल से कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। सुहो कहता है, हाँ, और मेरी वजह से तुम अब कम से कम तुम सेफली ग्रेजुएट होने वाले हो। इनकी भसड़ सुन के एक लड़की दूसरे लड़की से कहती है, वो देखो ली फिर से शुरू हो गया। हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं। पता क्यों नहीं वो ऐसे बच्चे वाली हरकतें करता रहता है। दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है, हाँ पता नहीं वो सुहो के साथ ऐसा क्यों करता रहता है। बेचारे ने अपने पेरेंट को खो दिया। अभी जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी जी रहा है। ली सुहो को पंच करने लगता है पर सुहो अपने घुटने से उसके एक जोरदार ब्लो दे मारता है एंड वो उससे कहता है, ग्रेजुएट होने तक हम शांति से जीते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली हंसने लगता है। उसे सुहो के वार से कुछ भी नहीं होता। वो सुहो से कहता है, आखिर ये क्या था? मुझे तो जरा भी दर्द नहीं हुआ। तभी ली के हाथ में अचानक से एक औरा आ जाता है और वो सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ली के अटैक से बचता है। ली का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके अटैक से लॉकर भी टूट जाता है। ली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। आगे हम सीधे 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुहो अपने आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए वो देखता है कि एक गेट ओपन हो चुका है। यह एक डी रैंक गेट होता है। इसे क्लियर करने के लिए हंटर पहले ही अंदर जा चुके हैं। एसोसिएशन वाले लोग को यहाँ से दूर जाने के लिए कहते हैं। सुहो कहता है, एक और गेट। 3 साल पहले दुनिया में अचानक से गेट अपीयर होने लगे और दुनिया में एक बड़ा सा चेंज आ गया। जाइंट गेट से डंजनों के अंदर जाने का एक रास्ता है और एक सर्टेन अमाउंट गुजर जाता है तो डंजन के अंदर मॉन्स्टर सभी लोगों को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोगों में भी चेंजेस होने लगा। कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले यूजर्स जो माना का यूज करते हैं, वो यह सब जो हो रहा है वो उसके खिलाफ जाने लगे। वो कम दिखाई देने लगा था। दुनिया काफी तेजी से चेंज होने लगी। इसलिए लोग सोचने लगे कि ये केओस काफी लंबे समय तक चलने वाला है। फिर एक अवेकन जिनका नाम है वू जिनचुल, उन्होंने हंटर एसोसिएशन बनाया
जहाँ पर अवेकन जमा होते। उन्होंने हंटर नाम का एक जॉब बनाया और उनसे ये केवास उम्मीद से पहले ही ज्यादा जल्दी खत्म होने लगा। अब इस दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में डिवाइड हो गए। आगे हम देखते हैं कि सुहो अपनी ड्राइंग क्लास में आ गया था। वो इस हुए वो चेंज के बारे में सोच रहा था कि कैसे अब स्ट्रांग लोग बहुत ही आसानी से कमजोरों पर भारी पड़ जाते हैं। हमें सुहो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली ने उसे हरा दिया होता है। वो उससे कहता है नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, लेकिन उनका ए रैंक वाले अवेकन से भी डिफरेंस नहीं बनाया जा सकता। अगर हंटर गेट को बंद नहीं करेंगे तो यह दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए अवेकन के बिना नॉन अवेकन जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन अवेकन नॉन अवेकन के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसी की वजह से हंटर को बड़ी इज्जत दी जाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन शांति से जी पा रहे हैं। लेकिन मैं किसी काम का नहीं आ रहा। ये सेंस मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवाती है। मुझे लगता है कि मैं इस बात की आदत डालने लगा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। सच है कि मेरा जो जीवन है वो दूसरों पर निर्भर है, और जिस समय मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे पास है, जो मैं पोजेस करता हूँ, वो अचानक से गायब होने लगता है और पावर ना होने की भी सेंस भर जाती है। माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपने पापा जैसा हूँ। मुझे नहीं पता जिस पावरलेस हालत में मैं अभी हूँ, पापा इस हालत से कैसे निकलते। तभी सुहो की ड्राइंग टीचर उसे आवाज लगाती हैं और कहने लगती हैं, आज तुम काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो। आज ड्राइंग करने में तुम्हें इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है? सुहो कहता है, मैंने जो फील किया मैंने बस वो ड्रॉ कर दिया। टीचर कहता है, क्या वो एक एंट है? एक एंट के लिए तुमने जो ड्राइंग की है ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है। मैं जितना सोच पा रहा हूँ ये तो एक ह्यूमन जैसा है। हम देखते हैं कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है। उसे देख के वो अपने मन में कहता है, आखिर मैंने ये क्यों बनाया? आगे हम लोग उसी गेट को देखते हैं जो कि अभी ओपन हुआ है। हंटर्स ने गेट को क्लियर कर दिया। वो बाहर आने लगते हैं। हंटर किम अपने साइड के एक वर्कर से कहता है, हमने डंजनों की रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिसे हमें हंटर एसोसिएशन को बताना जरूरी है। हमें अंदर एक नए प्रकार के मॉन्स्टर को देखने को मिला, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर, जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम निकल रही थी। उन्होंने फैंग और क्लॉथ से भी हम पर अटैक किया। हालांकि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, उनके अटैक से मुझे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, पर इससे कुछ हुआ नहीं। वो मॉन्स्टर कुछ खास नहीं थे। ये सुनकर वर्कर कहता है, हम यकीनन जब से गेट अपीयर हुआ है ऐसे मॉन्स्टर को देखा नहीं गया। मुझे खुशी है कि वे मॉन्स्टर कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं थे। ठीक है हंटर किम, अब केस ऐसा है तो रेड में क्या हुआ है इसके बारे में आपको मुझे एक सिंपल रोड बनाकर सबमिट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि किम को उन मॉन्स्टर ने जहाँ पर कट लगाया था उधर से मॉन्स्टर की तरह ही ब्लू फ्लेम निकलने लगती है, और अगले पलक जो किम होता है इस बंदे को बाइट कर लेता है। यह देख के वहाँ के जो सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किम अपने रेड के मेंबर को ही बाइट करने के लिए आ जाता है। वो बंदा उससे कहता है, ये तो वही फ्लेम है जो हमने डंजन के अंदर मॉन्स्टर में देखी थी। किम इस मेंबर पे हमला कर देता है। सभी के सभी लोग होते हैं वो यहाँ से भागने लगते हैं। ये सारी भसड़ आर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर हो गई थी। स्टूडेंट देखने लगते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। सुहो भी ये देखने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को बाइट करने के लिए उस मॉन्स्टर में बदल गए हैं। सुहो के साइड का स्टूडेंट कहता है, उनकी आंखों में से तो ब्लू लाइट निकल रहा है जैसे कि वो मॉन्स्टर है। उनमें से एक लड़की कहती है, ये मत कहो कि डंजन ब्रेक हो गया है। एक लड़का कहता है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लड़की कहती है, नहीं हमें यहाँ रुक के हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए। तभी लड़का अपने टीचर से कहता है, इंस्ट्रक्टर महिम आप तो अवेकन हुए हैं तो आप कुछ कीजिए। टीचर कहता है, पर मैं तो बस एक ई रैंक का हूँ। इनकी बातें की ये सभी बातें चल ही रही होती हैं कि एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। सुहो उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी को कहता है, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, मॉन्स्टर ही यहाँ पर आ रहा है, और वो एक स्टूडेंट को बाइट कर लेता है। सुहो यहाँ से भागने लगता है और वो सभी को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन सुहो के सामने एक लड़की का पैर फंस जाता है एंड वो सुहो से हेल्प मांगने लगती है। सुहो भागने लगता है और वो लड़की से कहता है, मैं हंटर्स को लेकर आता हूँ। के बाद सुहो अपने मन में कहता है, लालत है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर को लेकर आऊंगा। ये तो ऐसा हुआ कि मैं उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ आया हूँ, पर मेरे जैसा नॉन अवेकन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। लालत है, ये नॉन अवेकन भले ही अपने पावरलेस को दोष दे रहा है, फिर भी इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सोच सुहो सोच, तू क्या कर सकता है? तुझे कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। अगर पापा यहाँ पर होते तो वो क्या करते? मॉन्स्टर लड़की के पास धीरे धीरे आने लगता है। लड़की जो होती है वो रोने लग जाती है। मॉन्स्टर जो होता है वो छलांग लगा के लड़की को बाइट करने के लिए पहुंच ही जाता है, लेकिन सुहो फास्ट गैंगस्टर से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो अपने मन में कहता है, यकीनन
अगर डैडी यहाँ पर हो तो यही करते हैं। सुहो अपने मन में कहता है, बहुत पहले मुझे एक सपना आया था, एक सपना जो गेम के बारे में था। मॉन्स्टर को हराने के लिए हर एक फ्लोर पे मैं स्ट्रांग होता जाता था। मैं लेवल अप किया और बार बार लड़ा। जैसे मॉन्स्टर स्ट्रांग बनते थे मैं भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाता था और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आखिरकार मैं फाइनल फ्लोर पे पहुंच गया। जिस फाइनल बॉस से मेरा सामना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। मुझे पता था कि वो मेरा एनिमी था, फिर भी उसके पावर से मैं जलने लगा, लेकिन साथ ही में मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट भी थी। और पता नहीं किसी कारण से वो फाइनल बॉस मेरे डैडी थे। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मेरे सपने में मेरे डैड की तस्वीर दिखाई देती थी। मेरे डैड स्ट्रांग थे, वो इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बने। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सुहो के अटैक से मॉन्स्टर पीछे हो गया होता है। सुहो अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूँ। मैंने सुना था कि अवेकन के अटैक्स जिनके पास माना नहीं होता उनका मैजिक बिस्ट पे कोई भी असर नहीं होता, तभी जो समय होता है वो रुक जाता है। सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या टाइम रुक गया है। सुहो के सामने एक नोटिस आ जाती है कि वो अपने सीक्रेट क्वेस्ट कवरेज ऑफ वीक को कंप्लीट कर चुका है। अभी आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। यह देख के सुहो कहता है, यह तो बिल्कुल जैसे मेरे सपने ही जैसा है। अगर मैं उस सपने जैसी फाइट करता हूँ तो इसे ना एक्सेप्ट करने का कोई भी कारण नहीं है। वैसे भी यहाँ पे हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। सुहो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जो सिस्टम होता है वो मैसेज देता है, कांग्रेचुलेशन, अब आप प्लेयर बन चुके हैं। सुहो ने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया होता है तो उसे रिवार्ड में ग्रैंड काइंड की स्पेल मिल जाती है। इससे सुहो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। ये जो रिवार्ड मिला था ये एक सीक्रेट क्वेस्ट था। नॉर्मल क्वेस्ट के रिवार्ड में उसे एक लॉन्गेविटी नाम का इफेक्ट मिल जाती है, जिससे सुहो सारी बीमारियां, शहर और सारे स्टेट इफेक्ट से हील हो जाते हैं और सोने से ये जो एबिलिटी है वो और भी ज्यादा एनहेंस हो जाती है। आगे जो सिस्टम होता है वो बताता है कि सुहो को डेवलप करने के लिए वो उसकी हेल्प करेगा। फिर सिस्टम वार्निंग देता है कि यह कोई ड्रीम नहीं है, तो अभी बस एक ही लाइफ है और सुहो को सावधान रहने को कहता है। यह सब देखने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, यह तो गेम की तरह विंडो है जैसा मैंने सोचा था। तभी सुहो को एक और क्वेस्ट मिल जाती है। सुहो को इस मिस्ट बर्न को हराना है और वो डेवलप करना है। अब सुहो इन मिस्ट की रैंक को भी देख सकता है। ये मिस्ट बर्न मॉन्स्टर एक अवेकन का है। सुहो लड़की से कहता है, जल्दी यहाँ से भागो। लड़की जो होती है वो कहती है ठीक है। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। आगे यहाँ पे दो और मिस्टर बर्न आ जाते हैं। ये अनअवेकन है। एक्चुअली में ये ह्यूमंस ही हैं जिन्हें मिस्टर बर्न में बदल दिया गया है। जो अवेकन मिस्टर बर्न है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो नॉन अवेकन है वो सिंपल ही है। सुहो भी इन बातों को समझ जाता है एंड वो अपने मन में कहता है, अगर सच में मैं अवेकन हुआ हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुहो अनअवेकन मिस्टर बर्न को पंच करता है एंड सुहो के एक पंच से ही वो खत्म हो जाता है। यह देख के सुहो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो दूसरे अनअवेकन मिस्टर बर्न को हरा देता है एंड वो उसका जो लेवल अप होता है वो भी हो जाता है। उसे रिवार्ड वगैरह भी मिल जाता है। पर सुहो अपने मन में कहता है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं सच में अवेकन हुआ हूँ। सुहो डी रैंक के अवेकन मिस्टर बर्न को पंच करता है, लेकिन इससे मिस्टर बर्न को कुछ भी नहीं होता। यह देख के सुहो भी हैरान होता है। आगे मिस्टर बर्न अपने क्लॉथ से सुहो पर अटैक कर देता है और सुहो की जो छाती होती है उस पे एक गहरा डैमेज दे देता है। सुहो मिस्टर बर्न को किक मार के उसे पीछे ढकेल देता है एंड वो अपने मन में कहता है, लालत है, इसने मुझे घाव दे दिया, अब मैं मैजिकल बीस्ट बन जाऊंगा। क्या मैं अवेकन होने के बाद तुरंत ही ऐसे मैजिकल बीस्ट में बदलने वाला हूँ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपके स्पिरिट में हार्मफुल स्टेट्स इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है। लॉन्गेविटी एबिलिटी से इस इफेक्ट को हटा दिया गया है। हम देखते हैं कि जो सुहो का घाव होता है वो हील हो जाता है। यह देख के सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है, क्या लॉन्गेविटी, अरे हाँ, अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे याद है कि मैंने इस स्टेट विंडो को पहले भी देखा है। मिस्टर बर्न सुहो पर अटैक कर देता है। सुहो बड़ी ही मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, अगर मैं डी रैंक के अवेकन मिस्टर बर्न से वीक हूँ इसका मतलब यह है कि मैं ई रैंक का हूँ और यार मैं बस अभी अभी अवेकन हुआ हूँ और मैं ई रैंक वगैरह के बारे में सोचने लगा। मिस्टर बर्न सुहो पे काफी भारी पड़ने लगता है। सुहो अपने मन में कहता है, लालत है, मेरे पास कुछ न कुछ तो होगा। तभी सुहो को याद आता है कि उसे क्वेस्ट के रिवार्ड मिले हुए हैं। सुहो उस रिवार्ड को देखने लगता है जहाँ पर उसे 5 स्टेट पॉइंट और 2 स्टेट पॉइंट भी मिल जाते हैं। सुहो उस रिवार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। सुहो की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है और वो मिस्टर बर्न को किक मार के पीछे फेंक देता है और तुरंत उस पर एक जोरदार पंच करता है। हालांकि अभी ये काफी नहीं होता, इससे भी मिस्टर बर्न को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता
होता तो सुहो बाकी के स्टेट पॉइंट्स भी स्ट्रेंथ में डाल देता है और इस बार मिस्टर बर्न को काफी तगड़ा डैमेज होता है। वो सीधा एक दीवार से टकराता है। सुहो तुरंत उस पर एक और पंच मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और मिस्टर बर्न नीचे गिर के खत्म हो जाता है। सुहो का जो लेवल होता है वो 3 से अप हो जाता है। सुहो कहता है मैं जीत गया, इसी के साथ अब मैं अवेकन भी हूँ, मैं इस तबाही से लोगों को बचा सकता हूँ। सुहो बाहर के हालत को देखने लगता है, तभी उसके पास एक सी रैंक अवेकन मिस्टर बर्न अटैक कर देता है। या वही हंटर किम है, इसी की वजह से इतनी तबाही होकर रखी है। उसके बाद हम लोग कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो कि शहर में अनाउंस कर रहे होते हैं कि आर्ट यूनिवर्सिटी में डंजन ब्रेक हो गया है और उस एरिया के जो लोग होते हैं वो वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर कहता है लालत है, लोग जो है वो मर रहे हैं लेकिन हम बस खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हंटर एसोसिएशन के भेजे हुए हंटर यहाँ पर कब तक आएंगे? तब दूसरा ऑफिसर कहता है लगता है बी रैंक और उसके के ऊपर रैंक के हंटर को यहाँ पर आने में थोड़ा समय लग जाएगा। तभी साइड वाला ऑफिसर कहता है क्या बी रैंक? पर उन्होंने कहा था कि ये तो गेट बस डी रैंक का गेट है। ऑफिसर बताता है एसोसिएशन थोड़ा सतर्क हो रही है क्योंकि जो हंटर इफेक्ट हुआ है वो एक सी रैंक का हंटर था। आगे हम लोग सुहो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने किम होता है जो कि अब एक सी रैंक के अवेकन मिस्ट बर्न बन चुका है। उसे देख के सुहो अपने मन में कहता है क्या इसने नीचे के फ्लोर से यहाँ पर जंप लगाई? ये एक सी रैंक का मिस्ट बर्न है, इसके पास एक वेपन भी है, यकीनन ये पहले के मिस्ट बर्न से अलग है। पर मैं भी अभी पहले ही अवेक हुआ हूँ तो क्या इसके सामने मेरे खड़े होने का कोई भी चांस नहीं है? मिस्ट बर्न सुहो पर अटैक कर देता है। हालांकि जो सुहो होता है वो जैसे तैसे अटैक को डॉज कर देता है। मिस्ट बर्न सुहो पे फिर से अटैक कर देता है। सुहो जो होता है वो वहाँ से भागने लग जाता है एंड वो अपने मन में कहता है नहीं नहीं, मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए हंटर को अलग अलग रैंक दी जाती है और उनको रैंक के हिसाब से ही स्प्लिट कर दिया जाता है। आखिरकार यहाँ पर हंटर्स कब तक आएंगे? अगर मैं दूसरे हंटर को आने तक इसे संभाल पाऊँ तो ये बहुत ही ज्यादा काफी होगा। तभी सुहो देखता है कि जो मिस्ट बर्न होता है वो अचानक से रुक गया होता है एंड वो कहीं और ही देखने लग जाता है। हम देखते हैं कि मिस्ट बर्न छत पर कुछ स्टूडेंट को देखने लगता है। हम देखते हैं कि जो वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं वो वहाँ पे पहले से ही पैनिक होकर रखी होती हैं। वो वहाँ पे हंटर्स के आने का वेट कर रही होती हैं। मिस्ट बर्न इन पर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। सुहो भी थोड़ा रेज में आ जाता है। वो मिस्ट बर्न पर जंप लगा देता है एंड वो अपने मन में कहता है अब हंटर्स के आने का वेट करने का कोई भी समय नहीं है। सुहो मिस्ट बर्न को किक मारकर उसे नीचे फेंक देता है लेकिन मिस्ट बर्न तुरंत अपनी स्वॉर्ड से सुहो पर अटैक कर देता है। सुहो जो होता है वो अटैक को डॉज कर देता है। वो अपने मन में कहता है उसका सिंगल हिट ही मेरे जान लेने के लिए काफी होगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। मिस्ट बर्न सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो उसे जोरदार पंच मारता है। सुहो मिस्ट बर्न के अटैक को डॉज करते हुए उस पर काफी सारे अटैक को लैंड करता है लेकिन मिस्ट बर्न अपनी शॉट से सुहो पर एक अटैक लैंड कर ही देता है। सुहो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो काफी पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। सुहो का जो एचपी होता है वो बस एक ही रह गया होता है। ये देख के वो कहता है हाँ मुझे लग ही रहा था, यकीनन जो सिस्टम है वो नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही गिर जाऊं। भले ही सुहो बच गया था लेकिन वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। मिस्ट बर्न सुहो पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान जो होता है वो फटने लग जाता है। सुहो पंच करने के लिए तैयार हो जाता है पर वो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। मिस्ट बर्न सुहो पर अटैक कर देता है लेकिन तभी आसमान से वहाँ पर बेरू आ जाता है और वो सुहो को बचा लेता है। अभी जो सुहो होता है वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ होता है बट वो बेहोश होने से पहले वो अपने बेरू को देख लेता है एंड वो कहता है क्या एक एंड बेरू तुरंत सुहो को हिल करने लगता है एंड वो कहता है यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। बेरू मिस्ट बर्न को कहता है आखिरकार तुम लोगों को हमारे लिटिल किंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? और हम देखते हैं कि जो बेरू होता है वो मिस्ट बर्न को बीच से ही फाड़ देता है। आगे हम लोग सुहो के आर्ट टीचर को देखते हैं। उनके सामने एक मिस्ट बर्न आ जाता है। वो बेचारे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी हम देखते हैं कि बेरू भी यहाँ पे काफी तेजी से उनके सामने जाके मिस्ट बर्न को खत्म कर देता है। आगे बेरू इन सारे मिस्ट बर्न को खत्म करने लगता है एंड सबको खत्म करने के बाद वो सुहो के पास आ जाता है एंड वो उससे कहता है काफी समय हो गया मेरे यंग मुनार्स। आगे हम देखते हैं कि सुहो को बेरू के सपने आने लगते हैं। सुहो को उसकी सारी यादें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। तभी सुहो उठ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी सुहो को किसी पर्सन का फोन आता है, शायद ये यूजिन हो एंड वो कहता है सुहो आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने
वाला ये जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा तबाही में है, तो मैं तुम्हें कुछ अवेकन बॉडीगार्ड देता हूँ। सुहो यूजन से कहता है अंकल मैं ठीक हूँ। और सुहो अपने मन में कहता है जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उस दिन को गुजरे हुए 2 दिन हो चुके थे। काफी ज्यादा हताहत होने के कारण ये जो इंसिडेंट था वो काफी हॉट टॉपिक बन गया। सुहो न्यूज को देखने लगता है जहाँ पर इसी इंसिडेंट्स के बारे में न्यूज चल रही होती है। मिस्ट बर्न मॉन्स्टर जो हंटर को भी इफेक्ट करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर बना देते हैं। यहाँ तक ये इंसिडेंट मिडल साइड में होता है। फिर भी हंटर एसोसिएशन ने इसको रिस्पॉन्ड करने में देरी लगा दी। जब हंटर वहाँ पर पहुँचे वहाँ पर एक मिस्ट्री रह गई। पता नहीं कैसे आर्ट यूनिवर्सिटी में जितने भी मिस्ट बर्न मॉन्स्टर थे वो सब मारे जा चुके थे। यह सब देखने के बाद वो बेड से उठ जाता है एंड वो कहता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरी अवेकनिंग कोई सपना नहीं था। इसके अलावा मैं एक ऐसा अवेक हूँ जो लेवल अप कर सकता हूँ। वैसे मुझे लगा ही था कि उस सी रैंक के मिस्ट बर्न ने मुझे कट लगाया है, तो आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी यहाँ पर बेरू आ जाता है एंड वो सुहो से कहता है क्योंकि मैंने उन सभी को ठिकाने लगा दिया है। वैसे काफी समय हो गया यंग मुनार। बेरू जो होता है वो यह कहने के बाद रोने लग जाता है एंड वो आगे कहता है यंग मुनार आप इतने बड़े हो गए, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बेरू को ऐसे अचानक देख के सुहो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। सुहो अपने मन में कहता है मुझे मेरी मेमोरीज में कुछ याद आने लगा। मैं सेंट को जानता हूँ। जब मैं यंग था ये डार्क क्रिएचर में से एक था जो मेरे साथ रहता था। मैं अब तक इसके बारे में क्यों भूल रहा था। बेरू कहता है आपको मिलने के लिए मैं डायमेंशनल को क्रॉस करके आया हूँ। सुहो मन में कहता है जब मैं यंग था तो मैं इन डार्क क्रिएचर के साथ क्यों रहता था। मेरे पास काफी सारे सवाल है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो बेरू से कहता है जितना मुझे याद है मुझे नहीं लगता कि तुम इतने छोटे थे, तुम एक एंट हो ना। बेरू कहता है हाँ, डायमेंशनल को क्रॉस करते समय माना को कंज्यूम करने की वजह से यह इफेक्ट हुआ है। आमतौर पर मैं बहुत ही ज्यादा डैशिंग हूँ। तभी सुहो के सामने सिस्टम का मैसेज आता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बेरू लेवल 1 प्राइवेट ग्रेड पे है। सुहो ये बात बेरू को बताता है। ये सुन के बेरू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो कहता है मार्शल ग्रेड को एक प्राइवेट ग्रेड की तरह ट्रीट किया, कमीना सिस्टम। सुहो जो होता है वो कहता है चलो ठीक है यह सब छोड़ो, मैं तुम्हारी वजह से ठीक हूँ। बेरू जो होता है वो कहता है यस मैं दिखता नहीं लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हीलर हूँ। मेरे यहाँ आने का मकसद था आपकी स्किल को रिलीज करना, पर मुझे उम्मीद नहीं था कि आप ये खुद से कर लेंगे। आप बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो गए हो। यह सुन के सुहो कहता है कैसी स्किल, क्या वो स्किल मुझे जो सपने आते थे वो उससे रिलेटेड है। बेरू बताता है आपको शायद लगा होगा कि वो एक सपना था लेकिन वो सब आप एक्चुअली में एक्सपीरियंस किए थे। आप वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे जब आप मुझसे फाइट किए थे। यहाँ तक ग्रेट शैडो मुनार संग जिनू ने आप नॉर्मल जिंदगी जी पाए। इसके लिए आपकी पावर के साथ आपकी यादों को भी सील कर दिया गया था। जिनू का नाम सुनते ही सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बेरू को पकड़ लेता है। वो उससे कहता है मेरे डैड, जैसा कि मैंने सोचा था तुम मेरे डैड से रिलेटेड होना जो घर को छोड़कर चले गए। बेरू सुहो से कहता है नहीं, उन्होंने घर को नहीं छोड़ा, वो आउटर स्पेस में गए हैं। वो कहता है क्या आउटर स्पेस, अब इसका क्या मतलब है। बेरू बताता है सिंपल बताऊं तो ग्रेट शैडो मुनार संग जिनू आउटर स्पेस के लिए गए हैं और उन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। यह सुन के सुहो कहता है क्या मेरे पापा इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेरू कहता हाँ, एक ड्रीम जो आउटर स्पेस के गॉड है। ये ड्रीम्स अपने दूतों को इस दुनिया को तबाह करने के लिए भेज रहे हैं। जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था मुझे भी रास्ते में बहुत सारे एनिमीज का सामना हुआ। यकीनन इसी कारण ये अर्थ पर एक गेट है और मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं। सुहो कहता है तो क्या माँ भी उनके साथ ही गई है। ये सुन के बेरू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या नहीं। आगे सुहो कहता है जिस दिन से पापा गायब हो गए थे वो भी गायब हो गई, तो मुझे लगा वो दोनों साथी हैं। सुहो की बात सुन के बेरू जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है एंड वो कहता है क्या मिस शाहीन भी गायब हो गई। ये ड्रीम्स का ही करा धरा है, पक्का उनके दूत ने अर्थ पे कोई ट्रैप रचा है। सुहो कहता है ये सब उन कमीनों के ही ड्रीम्स की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से मेरे जो पेरेंट है वो वापस नहीं आ सकते। बेरू कहता है क्या यंग मुनार आप उनसे मिलना चाहते हैं। सुहो कहता है हाँ बिल्कुल, कितने सालों से मैं अकेला रह रहा हूँ। बेरू कहता है तो बस एक ही रास्ता है, वार की वजह से लॉर्ड कुछ समय के लिए अर्थ पर नहीं आ सकते, लेकिन यंग मुनार आप स्ट्रांग बनने के बाद मिस चाइन को ढूंढकर उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। चलिए लेवल अप करते हैं। सुहो के सामने ट्रॉल ऑफ शैडो नाम का एक क्वेस्ट आ जाता है। सिस्टम जो होता है
वो कहता है कि आप ग्रेट शैडो मोनार्च के बेटे हो। हालांकि इस समय आपके अंदर का टैलेंट सील है। उस ग्रेट पावर को हासिल करने के लिए आपको प्रूफ करना होगा कि आप उसके लायक हो। शैडो डंजन में जाइए और अपने वर्थ को प्रूफ कीजिए। बेरू सुहो को एक चाबी देता है। ये चाबी डंजन की है। इसे सुहो के शैडो में यूज किया जा सकता है। बेरू सुहो से कहता है आपके शैडो में इसको लगाइए। सुहो अपने शैडो में उस की को लगाता है और शैडो डंजन का गेट ओपन हो जाता है। बेरू कहता है यंग मोनार्च अंदर जाइए और वो सारी पावर्स को हासिल कीजिए जो आपकी है। सुहो मन में कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आउटर स्पेस, गॉड के साथ वार और शैडो मोनार्च ये सब बकवास लग रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रांग होने के बाद उनसे मिल सकता हूँ तो मैं जितना लेवल अप कर सकता हूँ मैं उतना लेवल अप करूंगा। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू बेरू से कहता है बेरू अर्थ पे जाओ और सुहो के सील को रिलीज कर दो। बेरू कहता है मेरा लॉर्ड, आपका मतलब यंग मोनार्च की सील? जिनू कहता है हाँ, शायद वहाँ पे ड्रीम्स का हमला हो गया होगा। सुहो की सील हुई पावर्स और उसकी यादों को वापस कर दो। साथ ही तुम उसके साथ रहो और साथ ही में तुम अर्थ को प्रोटेक्ट करो और बाकी के लिए तुम हालात के हिसाब से अपने विचारों से जो करना है वो कर सकते हो। मैं इसकी तुम्हें इजाजत देता हूँ। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जो सुहो होता है वो डंजन के अंदर चला जाता है। बेरू जो होता है वो अपने मन में कहता है अगर लॉर्ड बाकी सब मुझ पर छोड़ रहे हैं तो मैं यंग मोनार्च के साइड में रहूंगा और मैं उनकी ग्रोथ को देखूंगा। आगे बेरू सुहो से कहता है ये जगह डेडलैंड है जहाँ इसके मास्टर के परमिशन के बिना कोई भी जिंदा पर्सन यहाँ पर पैर नहीं रह सकता। यह एक शैडो डंजन है। प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो बेरू होता है वो सुहो को एक की को देता है एंड जो सुहो होता है उस की का यूज करके शैडो डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। एंड लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो शैडो डंजन के अंदर एंटर करते ही सुहो अपने मन में कहता है तो यह है शैडो डंजन। यह एक डंजन से ज्यादा तो कोई बर्बाद हुई सिटी की तरह दिख रहा है, पर किसी कारण से मुझे जगह जानी पहचानी लग रही है। फिर हम देखते हैं कि सुहो के सामने एक सर्वाइवर क्वेस्ट आ जाता है। डंजन के मास्टर के होने के नाते यहाँ के जो रहवासी हैं वो आपके वीक वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिए गए समय तक आप सर्वाइव कीजिए और अपना वर्थ दिखाइए। सुहो को 4 घंटे तक यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। बेरू कहता है यंग मोनार्च प्लीज अपनी सुरक्षा को बरकरार रखिए, दिक्कतों का सामना जल्दी आने वाला है। सुहो कहता है कैसी दिक्कत? अभी हम देखते हैं कि एक गोब्लिन बीस्ट आ जाता है। वह सुहो पर अटैक कर देता है। हालांकि सुहो इसके अटैक को डॉज कर देता है एंड वो कहता है इसने तो मुझे सरप्राइज कर ही दिया था। सुहो गोब्लिन का नेम टैग को देखता है। ये गोब्लिन एक स्काउट है। सुहो कहता है आखिरकार ये स्काउट क्या है? बेरू बताता है स्काउट का मतलब यह है कि इसके जैसे यहाँ पर और भी गोब्लिन्स होंगे। सुहो गोब्लिन पर अटैक कर देता है एंड वो कहता है अच्छा तो ये अपने दूसरे साथियों को यहाँ बुलाए, इससे पहले मुझे इसे निपटाना होगा। सुहो के ऐसे डायरेक्ट अटैक करने से बेरू जो होता है वो थोड़ा घबरा सा जाता है। वो सुहो से कहता है लिटिल मोनार्च ये सच है कि ये गोब्लिन वीक है, लेकिन ऐसी लापरवाही से अटैक करना। सुहो गोब्लिन के काफी पास आ जाता है। गोब्लिन अपने साथियों को बुलाने ही वाला होता है, लेकिन सुहो कहता है इस बंदे के नेम में कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब ये मेरे या फिर उससे भी ज्यादा कम लेवल का है। यह सुन के बेरू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। सुहो गोब्लिन का वेपन ले लेता है और उसके वेपन से ही उसे खत्म कर देता है। तभी सुहो और बेरू दोनों ही अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और स्काउट गोब्लिन था। वो आवाज देके अपने साथियों को यहाँ पर बुला लेता है। यह देख के सुहो कहता है अरे यार वहाँ पर एक और स्काउट है। स्काउट का इशारा मिलते ही यहाँ पे गोब्लिन सेंचुरियन और गोब्लिन डीकन आ जाते हैं। सुहो बेरू से कहता है तुम मेरी मदद करोगे ना, है ना? बेरू कहता है काश मैं कर पाता। आपकी हेल्प करने के अलावा मुझे और भी कुछ भी काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मोनार्क से काफी ज्यादा दूर हूँ। इसके कारण मेरा जो माना है वो फिर से नहीं भर सकता, तो इसलिए मुझे जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना होगा। अगर मैं इस बैटल में घुस जाता हूँ तो यंग मोनार्क आपको जो एक्सपी मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। सुहो कहता है तो तुम यह कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे? गोब्लिन सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो रूलर्स अथॉरिटी को बुलाता है और अपने सामने के काफी सारे मॉन्स्टर को काट डालता है। तभी सुहो पर एक आर्चर गोब्लिन अटैक कर देता है। हालांकि जो सुहो होता है वो उसके तीर को पकड़ लेता है और रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उसका तीर उसे ही मार देता है। यह सब देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है क्या ही इम्प्रेसिव एबिलिटी है। यंग मोनार्च का बचपन जैसे कोई लेजेंड का जन्म हुआ था। यहाँ तक तभी वो रूलर्स अथॉरिटी का यूज कर सकते थे। उनको ये मोनार्च से
विरासत में मिली है। हालांकि ये पावर सब कुछ खत्म करने के लिए बनी थी, तो ये एक शांत दुनिया में रिकॉर्ड बन गया। लेकिन अब इथेरियंस के दूत अर्थ पर हमला कर रहे हैं। यंग मोनार्च की पावर अब इस दुनिया में चमकने लगी है। हम देखते हैं कि सुओ ने काफी सारे गोब्लिन को खत्म कर दिया होता है एंड उसका जो लेवल होता है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा होता है। सुओ मन में कहता है, लगता है रूलर्स अथॉरिटी का वेट उठाने का एक लिमिट है, वो है 10 किलो। तभी हम देखते हैं कि एक गोब्लिन सुओ को पीछे से स्टेप कर देता है। इससे सुओ को काफी ज्यादा दर्द होता है। सुओ उस गोब्लिन के सिर को ही फोड़ देता है। सुओ को ऐसा स्टेप लगने के कारण जो बेरू होता है वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। गोब्लिन सुओ के पास आने लगते हैं। साथ ही इनका लीडर गोब्लिन सेंचुरियन भी आ रहा होता है। सुओ की जो एचपी होती है वो बस 160 ही रह गई होती है। सुओ को जो डैगर स्टेप हुआ होता है वो उसे निकालता है एंड वो अपने मन में कहता है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ। सुओ उस डैगर को गोब्लिन के लीडर पर बहुत ही ज्यादा जोर से फेंक देता है और गोब्लिन का जो लीडर होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत सारे नॉर्मल गोब्लिन सुओ पर अटैक करने लगते हैं। सुओ का जो एचपी होता है वो बहुत तेजी से कम होने लगता है, पर सुओ इन सभी को खत्म करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि सुओ को एक रेजिस नाम का स्किल मिल जाती है एंड जो उसका लेवल होता है वो भी 5 से इंक्रीज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुओ ने काफी सारे गोब्लिन को खत्म कर दिया होता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। वाह, वो सच में कितना ज्यादा अमेजिंग था। मुझे पूरा यकीन था कि आप ये जरूर कर पाओगी। सुओ कहता है, सच में तुमने तो आखिर तक मेरी कोई हेल्प ही नहीं की। सुओ को क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवार्ड मिल जाता है। सुओ रिवार्ड को एक्सेप्ट करता है। रिवार्ड में उसे शैडो एक्सट्रैक्शन का रूइंग स्टोन मिल जाता है। सुओ कहता है, क्या एक रूइंग स्टोन, क्या इसे यूज करने से मुझे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिलेगी? बेरू मन में कहता है, हम यंग मोनार्च को शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल रही है। आगे सुओ कहता है, मुझे अभी याद आया, फाइट करते समय मुझे रेजिस नाम की स्किल मिली थी। लगता है जब से मैं अवेक हुआ हूँ, जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मुझे स्किल मिल रही है। मेरे नॉन अवेकन को कंपेयर किया जाए तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चीट कैरेक्टर बन गया हूँ। लेवल अप करने से जो मेरे घाव हैं वो भी हील हो रहे हैं। बेरू कहता है, ये लेवल अप मैकेनिज्म उस सिस्टम जैसा है जो मोनार्च ने पहले यूज किया था। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी सेफ्टी का ख्याल रखेगा, साथ ही आपको ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यंग मोनार्च, मैं आपको सिंपली बताऊं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगा कि मैं अवेकन हूँ लेकिन मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो की पावर के साथ जन्मा हूँ, बस ऐसा ही कुछ। ये सुनकर सुओ कहता है, हाँ हाँ ठीक है, छोड़ो ये सब, मैं रिवार्ड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सिस्टम सुओ को बताता है कि आप रूइंग स्टोन को तोड़ने से आपको शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाएगी। सुओ जो होता है वो रूइंग स्टोन को तोड़ देता है, उसे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। सुओ इस स्किल के इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और वो कहता है, क्या मैं शैडो सोल्जर बना सकता हूँ? बेरू कहता है, यह एक ऐसी स्किल है जो कि डेड की कॉप्स को सोल्जर में बदल देगी, जैसे कि मैं। यह शैडो एक्सट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा एसेंस है जिसने ग्रेट शैडो मोनार्च जिनू को बनाया। सुओ कहता है, क्या ये निक्रोमेंसन टाइप है? लेकिन अगर मुझे सोल्जर को कमांड करना होगा तो मुझे पहले उन्हें हंट करना होगा। तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं बस अपने से कमजोरों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि समन स्किल को हंटर यूनिवर्सिटी में अच्छी नजर से नहीं दिखा जाता। सुओ गोब्लिन की शैडो पर एक्सट्रैक्शन स्किल को यूज करने लगता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, प्लीज शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए आप एक कमांड डिसाइड कीजिए। सुओ कहता है, क्या मुझे इस स्किल को यूज करने के लिए अलग से कमांड देनी होगी? अगर ये कमांड है तो ये डायरेक्ट होनी चाहिए। बेरू जो होता है वो बड़ी चिंता में होता है कि आखिरकार जो सुओ है वो क्या कमांड रखेगा। तभी जो सुओ होता है वो कहता है, अराइज। हम देखते हैं कि जो गोब्लिन की शैडो होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। यह देख के सुओ कहता है, तो यह है शैडो एक्सट्रैक्शन। वो कहता है, मैंने जितनी उम्मीद की थी यह उतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। यह सुन के बेरू को झटका लगता है। वो सुओ से कहता है, यंग मोनार्च, आमतौर पर नहीं एक्सेप्ट की गई शैडो सोल्जर जब वो जिंदा होते हैं उनमें वो कमजोर होते हैं। सुओ कहता है, क्या ये छोटे भी होते हैं? बेरू कहता है, हाँ। आगे सुओ कहता है, वो कितने कमजोर होते हैं? क्या बस वो थोड़े ही कमजोर होते हैं? प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन में वो गायब हो जाएंगे। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सुओ से कहता है, नामुमकिन, क्या आपके पास शैडो प्रिजर्व स्किल नहीं है? सुओ नहीं कहता है। आगे बेरू कहता है, लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस स्टेट और लेवल की वजह से शैडो अथॉरिटी पे इफेक्ट हो गया है। वैसे बाद में ये स्किल सच में बहुत ही बढ़िया है, मैं सच कह रहा हूँ यंग मोनार्च, ये स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सुओ कहता है, बेरू मैं समझ गया, तुम्हें ऐसे नाराज
नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सुहो को भूख लग जाती है एंड वो कहता है अरे यार अब मुझे याद आया, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बेरू यहाँ से बाहर कैसे निकले? बेरू कहता है आप जब चाहे तब उस की का यूज करके शैडो डंजन से बाहर जा सकते हैं। सुहो कहता है तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। सुहो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है और यहाँ वो खाना खाने लगता है। वो कहता है वाह यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल का खाना इतना अच्छा होता है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्च, मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। आपके पास टोटल 3 मिशन है। पहला, आउटर स्पेस से मॉन्स्टर को अर्थ को प्रोटेक्ट करना। सुहो कहता है तो शायद मुझे डंजन में जाकर मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए। बेरू कहता है जैसे जैसे आप मॉन्स्टर को हंट करेंगे आपका लेवल अप होता रहेगा और जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उतने ही ज्यादा सेफ रहोगे, जैसे मोनार्च ने किया था। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको मिस चाहन को ढूंढना ही होगा। सुहो बेरू से पूछता है क्या मॉम को ढूंढने का कोई रास्ता है? बेरू बताता है जैसे आप आउटर स्पेस के मॉन्स्टर को हंट करेंगे यकीनन आपको कुछ तो क्लू मिल जाएगा। ये सुन के सुहो कहता है तो मुझे डंजन में जाना ही होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन सुनिए, वो है मेरे पावर को रिकवर करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बस एक प्राइवेट ग्रेड का हूँ। यंग मोनार्च, मुझे आपकी असली पावर देखनी है। सुहो बेरू से पूछता है तुम्हारी पावर रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? बेरू बताता है मैं टारगेट को कंज्यूम करके उसके मैजिकल और नॉलेज का एक पोर्शन ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ये एक इनएफिशिएंट मेथड थी जो मैं सोल्जर बनने से पहले यूज की थी, पर अब मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं मोनार्क से काफी ज्यादा दूर हूँ, तो मुझे उनसे कोई भी मैजिक नहीं मिलने वाला। कैसे भी मुझे कुछ ऐसा खाना होगा जिसके अंदर मैजिक हो। सुहो कहता है इसका भी मतलब यह है कि हमें डंजन के अंदर जाना होगा, तो चलो तैयार हो जाओ। बेरू कहता है यंग मोनार्क, आपको डंजन के अंदर जाने के लिए एक लाइसेंस हंटर होना चाहिए। चलिए मैजिकल मेजरमेंट के लिए हंटर एसोसिएशन में चलते हैं। सुहो मन में कहता है अरे हाँ, मैजिक मेजरमेंट, मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता हूँ। पता नहीं मुझे कौन सी रैंक मिलेगी। क्या हो अगर मैं एक एस रैंक हंटर निकला? सुहो का मैजिकल मेजरमेंट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सुहो से कहती है आपका मैजिक लेवल 46 है, आप एक ई रैंक अवेक है। यह सुन के सुहो का जो पूरा मूड होता है वो डाउन हो जाता है। बेरू और सुहो बाहर आ जाते हैं। बेरू सुहो को दिलासा देते हुए कहता है मैंने सुना था कि हंटर की रैंक उनके मैजिक लेवल से डिसाइड होती है। यकीनन ये तो होना ही था क्योंकि आपने अपने पूरे सारे स्टेट पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दी थी। सुहो बेरू से कहता है मुझे अपने तरीके से दिलासा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मुझे और भी बुरा फील करवा रहा है। शैडो अथॉरिटी अपने स्टेट में है और अब मैं ई रैंक का हूँ। क्या मेरे जैसा कोई ई रैंक का अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा? तभी बेरू सुहो से कहता है पर आप लेवल अप कर सकते हैं, क्या आप इसके बारे में भूल गए? सुहो कहता है मैंने सुना है कि रेड पार्टीज बहुत ही ज्यादा रेयरली ही ई रैंक या फिर फ्रैंक के हंटर्स को हायर करते हैं। इस हालत में डंजन के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है। रेड में एक लेबर का डिवीजन होता है। स्ट्राइक्स कार्ड डंजन को रेड करते हैं। हीलिंग टीम उनको फॉलो करते हैं। वो मॉन्स्टर की लाशों को और आइटम्स को कलेक्ट करते हैं और माइनिंग टीम डंजन के अंदर के रिसोर्सेज को निकालते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़ दे तो हीलिंग और माइनिंग टीम में ई रैंक को हंटर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं भले ही ई रैंक अवेक हुआ हूँ फिर भी मैं डंजन के अंदर जा सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो माइनर बन के डंजन के अंदर आ चुका है। सुहो के साथ उसके आर्ट टीचर भी होते हैं। सुहो उनसे कहता है मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका शुक्रिया, मैं बस अभी अभी अवेक हुआ हूँ और मैं बस आप ही को जानता हूँ। हम देखते हैं कि सुहो जो होता है वो माइनिंग का काम शुरू कर देता है और वो टीचर लिम से कहता है मुझे खुशी है कि सीनियर अवेकन मेरे पास है, मैं यहाँ पे डंजन में भी काम कर पा रहा हूँ, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। तभी टीचर लिम झुक के सुहो से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट्स के लिए मुझे माफ कर देना, वहाँ पे मैं अकेला ही अवेक था लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया, मुझे माफ कर देना, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। सुहो टीचर से कहता है प्लीज अपना सर ऊपर कीजिए, आप भी मेरी तरह ही बस ई रैंक के हंटर हैं। एसोसिएशन ने एक एडवाइस किया है कि हम जैसे ई रैंक हंटर वाले को मैजिकल बीस्ट को दिखते ही भागना है, आपने तो बस गाइडलाइंस को फॉलो किया है। सुहो की बात सुन के टीचर लिम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वो कहते हैं क्या तुम ई रैंक के हो? सुहो कहता है हाँ, मेरा माना लेवल केवल 46 है, ये एक ई रैंक के लिए बहुत ही ज्यादा कम है, क्या तुम्हारा माना लेवल मुझसे भी कम है? टीचर लिम मन में कहते हैं ये नामुमकिन है, जब मैं भाग रहा था मुझे लगा मैंने इसे मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखा था, क्या
मैंने कुछ गलत देख लिया था। टीचर सुओ से कहता है, वाओ ये कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम एक ई रैंक के हो, लेकिन फिर भी तुम एक मैजिकल बीस्ट से लड़े और इसके ऊपर से तुम जिंदा भी बच गए। तभी यहाँ पर बेरू आ जाता है और वो टीचर से कहता है, यकीनन यंग मुनार्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बेरू को ऐसा अचानक से देख टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं, क्या एक मैजिकल बीस्ट? सुओ बेरू से कहता है, तुम अचानक से क्यों आ गए? बेरू कहता है, यंग मुनार्क आप एक लार्वा एंट की तरह अभी वीक हैं, तो मुझे आपको साइड रह के मुझे आपको प्रोटेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। टीचर कहता है, क्या तुम एक समनर बनकर अवेक हुए हो? सुओ कहता है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। टीचर कहता है, ज्यादा ईरन के हंटर के पास तो स्किल भी नहीं होती, तुम लकी हो। मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे पास रनिंग की स्किल है। सुओ कहता है, तो अच्छा, इसलिए आप भागने में इतने ज्यादा अच्छे हैं। ये सुन के टीचर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सुओ कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेरू सुओ से कहता है, जैसा कि यंग मुनार्क से उम्मीद थी, आपने मुझे मेंटली पूरी तरीके से क्रश कर दिया है। तभी सुओ डंजन को देखने लगता है एंड वो कहता है, अब मैं सोच रहा हूँ तो शैडो डंजन को छोड़ दिया जाए। तो ये मेरी पहली बार डंजन में आना हुआ है। क्या आगे स्ट्राइक स्क्वाड मास्टर को हंट कर रही है? आगे हमें स्ट्राइक स्क्वाड को दिखाया जाता है, उन्होंने यहाँ के सभी बीस्ट को खत्म कर दिया था। तभी आगे से एक मेंबर को कुछ अजीब सा रास्ता दिखता है। वो स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर से कहता है, लीडर इस साइड वाले रास्ते में कुछ है। टीम उस जगह पर आ जाती है। सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार ये जगह क्या है। एक मेंबर कहता है, क्या हमें पहले बाहर जाके बैकअप के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए? लीडर कहता है, मेरे डिटेक्शन स्किल किसी भी मास्टर को यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहा है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ उनको एक स्वॉर्ड देखने को मिलती है। उसे देख के लीडर कहता है, अरे वाह, किसे पता था कि यहाँ पर एक ट्रेजर होगा। स्वॉर्ड को देखने के बाद बाकी के मेंबर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लीडर कहता है, आमतौर पर ऐसे ट्रेजर पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी किम नाम का एक बंदा लीडर को साइड करके स्वॉर्ड को उठाने चला जाता है। लीडर उसे कहता है, हे किम, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे ट्रेजर पे आमतौर पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं। किम कहता है, भले ही यहाँ पर ट्रैप्स हैं, लेकिन मैं एक सी रैंक का अवेक हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। किम जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, उसे एक ऐसा इल्यूजन दिखाई देता है जहाँ उसके साइड में बड़े से दांत आ जाते हैं और वो उसे निगल लेते हैं। आगे किम स्वॉर्ड को उठा लेता है। वो लीडर से कहता है, लगता है वहाँ पर कोई भी ट्रैप नहीं था। वो किम, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। तभी किम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम देखते हैं कि किम लीडर पर अटैक कर देता है एंड वो उसे खत्म कर देता है। प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो सुओ होता है वो एक स्ट्राइक स्क्वाड को एज अ माइनर ज्वाइन करके डंजन में मॉन्स्टर को हंट करने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम लोग उस स्ट्राइक स्क्वाड के कैप्टन और बाकी के मेंबर्स को देखते हैं जो कि डंजन को काफी क्लियर कर चुके होते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्वॉर्ड मिलता है। हम देखते हैं कि एक हंटर ये जाकर उस स्वॉर्ड को ले लेता है एंड अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने कैप्टन को मार देता है। एंड लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो किम होता है वो अपने कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। एंड ये देख के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड इस टाइम पे किम पे कोई हावी हो गया होता है। वो यहाँ सभी से कहता है, फैंग मुनार्क के स्वॉर्ड को लेने की किसकी हिम्मत हुई? हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड में कॉन्शियसनेस है। वो किम से कहती है, फैंग मुनार्क के डोमेन के अंदर कदम रखने वाले घुसपैठियों को खत्म कर दो। किम यहाँ पे सभी को खत्म करने लगता है। आगे हम सुहो को देखते हैं। वो अपने बनाए हुए शैडोज को समन करके उनसे माइनिंग का काम करवा रहा होता है। यह सब देख के बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनको यह पता नहीं होता है कि ऐसी कोई समनिंग स्किल भी है। सुहो के समनिंग स्किल को देखकर टीचर लिम जलने लगते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि मैंने सुना है कि ज्यादातर समनर 1 या 2 को ही समन कर सकते हैं, पर इसने यहाँ पर तो 3 को ही समन कर दिया है। क्या सुहो की पावर्स थोड़ी सी अलग नहीं है? सुहो अपने समन्स को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, मैं अभी के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 को ही समन कर सकता हूँ। शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए मुझे कॉप्स की जरूरत है। बस यह बात थोड़ी सी असुविधाजनक है, पर अभी मैं गोब्लिन्स को ही समन कर सकता हूँ क्योंकि शैडो डंजन में मेरा बस गोब्लिन से ही सामना हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि कोई भी शिकायत किए बिना ये काम कर रहे हैं। सुहो बेरू से कहता है, बेरू ये शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल बहुत ही अच्छी है जैसे कि तुमने कहा था। बेरू कहता है, यंग मुनार्क आपको हमें इतना ज्यादा सरप्राइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे यंग मुनार्क
क्या आप यहाँ पे लेवल अप करने के लिए नहीं आए हैं? सुहो कहता है हंटर एसोसिएशन के रूल्स कहते हैं कि एक ई रैंक का हंटर अकेले डंजन को क्लियर करने के लिए नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने अभी अभी हंटर्स को रैंक में डिवाइड करना शुरू किया है, तो इवैक्यूएशन में अभी भी काफी सारे असेसमेंट है। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा माना मिलने के बाद फिर से असेसमेंट करने का चांस मिलेगा। और हाँ बेरू, हमारे तीसरे मिशन को मत भूलो, हम उसे यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्च, आपका मतलब मेरे पावर्स को रिकवर करना? सुहो कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारी पावर्स रिकवर होगी अगर तुम कुछ ऐसा खा लेते हो जिसमें माना होता है। तो ये जो छोटे छोटे माना क्रिस्टल है, इनमें भी तो माना है। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुहो से कहता है यंग मोनार्च, आपके कहने का मतलब? सुहो कहता है हाँ, और वैसे भी तुम माइनिंग में कोई भी हेल्प नहीं कर रहे, तो जमीन पे जो पड़े हैं वो उसे खा लो। बेरू जो होता है वो बेचारा क्रिस्टल को खाने लग जाता है। तभी बेरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है यंग मोनार्च, मैंने अभी अभी मुनाक की प्रेजेंट को महसूस किया है। सुहो कहता है क्या तुम्हारा मतलब मेरे डैड? बेरू कहता है नहीं नहीं, वहाँ पे कोई मुनार्च की पावर के साथ और भी लोग हैं। अगर ये हमारे मुनार्क है तो मेरी पावर तुरंत रिस्टोर हो जाएगी। ये बीस्ट छोटा है। तभी सामने से आवाज आने लगती है। सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टील फैंग राकान आ जाता है और उसे देखने के बाद माइनिंग टीम वाले वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी एक मेंबर माइनिंग टीम के मेंबर्स पर अटैक कर देता है। वो मेंबर अपने पिकेक्स से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और मॉन्स्टर उसके पिकेक्स को अपने दांतों में पकड़ लेता है। मॉन्स्टर मेंबर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सुहो आ जाता है और वो अपने पिकेक्स से मॉन्स्टर को काट डालता है। सुहो सभी से कहता है मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। सभी जो लोग होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। इन मॉन्स्टर का नेम टैग ऑरेंज कलर का होता है। ये देख के सुहो कहता है इनके नेम ऑरेंज कलर के हैं, इसका मतलब ये है ये मैंने यूनिवर्सिटी में फाइट किए हुए डी रैंक के मिशन बनने वाले लेवल के हैं। शायद मैं खुद से इनको खत्म कर पाऊंगा। सुहो के टीचर अभी भी यहाँ पे होते हैं। सुहो उनसे कहता है आप भी भाग सकते हैं। टीचर कहता है तुम लोगों को इवैक्यूएट करने में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अभी भी बिल्कुल भी नहीं भागूं। सुहो कहता है तो ठीक है, कोई ज्यादा खतरा हो जाए तो मेरा हेल्प कर देना। सुहो गॉब्लिन्स को अपने माइंड से कहता है गॉब्लिन उनकी हेल्प करो। सुहो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है। उसके पास गॉब्लिन के काफी सारे वेपन होते हैं जो उसने फाइट करने के लिए बाद में स्टोर करके रखा था। सुहो को ऐसे वेपन निकालते हुए देख के टीचर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं क्या वो वेपन को भी समन कर सकता है? आखिर इसके पास किस प्रकार की समनिंग स्किल है? सुहो मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। एक अटैक में वो अपने सामने के मॉन्स्टर को बीच से ही काट डालता है। यह देख के टीचर हद से ज्यादा और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। राकान मॉन्स्टर को मारते ही सुहो अराइज करके उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो राकान और शैडो मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं। बेरू अपने मन में कहता है यंग मोनार्च अब से ही शैडो के साथ बैटल करना सीख रहे हैं। सुहो मन में कहता है एक्सट्रैक्शन और समनिंग में कोई भी माना नहीं चाहिए। अगर मुझे एक्सट्रैक्शन को बढ़ाना है तो मुझे अपने माना को भी और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। इससे मेरे पास पूरी एक आर्मी हो जाएगी। सुहो और अराइज करके एक और राकान की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, पर इससे गोब्लिन्स कम होने लगते हैं। लास्ट बचा हुआ गोब्लिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे पता था कि अब उसका भी गायब होने का नंबर आने ही वाला है। सुहो सारे राकान मॉन्स्टर को मार देता है और वो उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। टीचर सुहो से कहता है सुहो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी किसी ई रैंक के लेवल की नहीं है, साथ ही क्या तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम डेड मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो? सुहो मन में कहता है अरे यार मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, अब मैं कैसे इन्हें एक्सप्लेन करूँ? सुहो टीचर से कहता है वो वैसा है कि सच में एक मैं ई रैंक का ही हूँ। तभी सुहो के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है, एक बीइंग जो आपको मारने की चाह रखेगा, एनिमी को हराओ। सुहो अपने मन में कहता है क्या बस एक ही एनिमी है जिसे मुझे हराना है? मुझे तो जितने भी राकान दिखे मैं उन सभी को खत्म कर दिया, क्या वहाँ पर और भी हैं? तभी यहाँ पर किम आ जाता है। टीचर उसे पहचान जाते हैं और वो उसे कहते हैं अरे आप तो अटैक स्क्वाड के हैं ना? टीचर किम के बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं थैंक्स गॉड अब हम बच गए, पता नहीं कहाँ से मॉन्स्टर अचानक से आ गए, यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल हो सकता था। वैसे बाकी के मेंबर्स कहाँ पर हैं? तभी सुहो कहता है टीचर रुकिए ये खतरनाक है। किम टीचर पर हमला कर देता है पर सुहो तुरंत टीचर को पकड़ के उन्हें पीछे खींच लेता है। इससे टीचर बच जाते हैं। सुहो टीचर को लेकर भागने लग जाता है और वो कहता है क्या यार एक और हंटर? ऐसे हाल में हंटर का ऐसे मॉन्स्टर बनना कब से ट्रेंड हो गया? हाँ, और इसके नेम का कलर तो रेड है।
हम देखते हैं कि ये राकान का फैंग है जिसने किम की बॉडी को पोजेस कर लिया है। सुहो को पता है कि रेड कलर वाले एनिमीज कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो पहले से ही रेड कलर के मिस्ड बन से लड़ा है, इसलिए सुहो को अभी टीचर के साथ भाग जाने में ही भलाई लग रही थी। लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाकर सुहो रुक जाता है और वो बेरू से कहता है, बेरू तुम्हारा मतलब यह तो नहीं था कि ये जो चीज है वो मोनार्क है जैसे मेरे पापा है। बेरू बताता है कि इसके आसपास से ऑरा आ रही है पर इसकी पावर किसी भी मोनार्क के आसपास भी नहीं है। लेकिन यंग मोनार्क वो ऐसा एनिमी नहीं है जिससे आप अभी अपने के लेवल पे हरा नहीं सकते। सुहो इन्वेंट्री को निकालता है, यह देखकर बेरू समझ जाता है कि सुहो के आखिरकार इरादे क्या हैं। वो सुहो से कहता है, यंग लॉर्ड कहीं आप। सुहो शैडोज को समन करने लगता है एंड वो कहता है, यह सिस्टम मुझे सेफली इम्प्रूव करने के लिए है ना, तो अगर मुझे क्वेस्ट दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि मेरे इसके खिलाफ जीतने के चांसेस हैं। मॉम डैड को देखने के लिए मुझे तेजी से स्ट्रांग होना होगा। बेरू माइंड में ही सुहो से कहता है, यंग मोनार्क इसका ट्रू फॉर्म स्वॉर्ड है, अगर आप इसके हाथ को काट के अलग कर देंगे तो अपने हाथ से कनेक्शन खो देगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुहो बेरू से कहता है, थैंक्स बेरू। किम के काटे हुए सारे शैडो सोल्जर रीजनरेट हो जाते हैं और वो फिर से किम पर हमला कर देते हैं। एक बीस्ट शैडो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। यह सब देखने के बाद सुहो कहता है, वो मैंने बस थोड़ा सा ही माना यूज किया था और ये सारे रीजनरेट हो गए। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क ये बेसिकली शैडो सोल्जर है, जितना आपके पास माना है आप उनको बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। बताइए आपको शैडो सोल्जर्स की पावर कैसी लगी। आगे हम देखते हैं कि किम फिर से शैडो बीस्ट को बहुत ही ज्यादा आसानी से काट डालता है। यह देख के सुहो बेरू से कहता है, तुमने शैडो सोल्जर्स को क्या कहा था। बेरू कहता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यंग मोनार्क आपका माना बहुत ही ज्यादा कमजोर है। राकान का फैंग सुहो से कहता है, आखिरकार कैसे तुम्हारे जैसा बेकार क्रिएचर शैडो मोनार्क की पावर को कैसे यूज कर पा रहा है। सुहो कहता है, क्या यह भी बात कर सकता है। फैंग की बात सुन के बेरू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, शैडो मोनार्क के खून को बेकार क्रिएचर कहने की तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसी हुई। यह सुन के फैंग कहता है, ओ तो यह है शैडो मोनार्क का खून। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फैंग मोनार्क की दोस्तों से मिला हूँ। सुहो फैंग के वेपन पे अटैक कर देता है लेकिन फैंग इसे एनकाउंटर कर लेता है। आगे सुहो कहता है, क्या अब हम शुरू से करें। सुहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके काफी सारे डैगर से फैंग पर हमला कर देता है पर फैंग सारे अटैक को काउंटर कर लेता है। सुहो कहता है, रेड नेम जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, तुमने इसे काफी आसानी से संभाल लिया। सुहो फिर से सेम ट्रिक से फैंग पर हमला कर देता है। फैंग सुहो के हमले को एनकाउंटर करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि फैंग के हमले से गोब्लिन के वेपन को बस एक ही अटैक में काट रहा होता है। सुहो बार बार से फैंग के अटैक को बस डॉज कर रहा होता है। अगर सुहो को फैंग का एक भी अटैक लग गया तो सुहो का खेल खत्म हो जाएगा। बेरू यह सब देख के काफी चिंता में आ जाता है। आगे फैंग सुहो से कहता है, क्या तुम किसी कायर की तरह ऐसे ही भागते रहोगे। यकीनन तुम कायर हो जो बस शैडो सोल्जर्स ही नहीं बल्कि शैडो मोनार्क के पीछे भी छुपते होंगे। यह सुन के सुहो को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हें किसी के पेरेंट के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सुहो अपने मन में कहता है, भले ही ये ऐसी बातें कर रहा है पर इसके पास जाने का मेरा कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लालच है। अगर मेरे पास और भी स्टेट्स होते तो शायद मैं कुछ कर पाता। हमें सुहो और बेरू का एक पास्ट का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो बेरू से कहता है, बेरू मेरा एक सवाल है, अगर मेरी रिस्ट्रिक्शन हट गई तो टावर चढ़ते समय मेरी स्ट्रेंथ मुझे वापस क्यों नहीं मिली। बेरू बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ तो तब स्टोर किया गया था जब आप छोटे से बच्चे थे, आपको बस उस टाइम के टैलेंट को रिकवर कर लिया गया। ऐसा सोचना होगा, अगर आप अपनी पूरी ताकत को समझ जाएंगे तो शायद आप इत्रेंस के खिलाफ अच्छी फाइट कर पाएंगे। पर वह जगह कोई सपना या कोई रियलिटी नहीं है, वो तो बस एक टेस्ट था जिससे यह समझना था कि आप अपने टैलेंट को संभाल पाते हैं या फिर नहीं। आपकी बॉडी की इनहेंसमेंट का सुधार आपके टेस्ट की सफलता के बावजूद भी खत्म होने वाली थी। यह सब सुन के सुहो कहता है, अरे यार इसका मतलब वो सच में एक गेम ही था। बेरू कहता है, टावर में आपका एक्सपीरियंस ये फालतू नहीं है, प्लीज आप अपनी फाइट स्पिरिट और सेंसेस को याद कीजिए। प्रेजेंट में सुहो मन में कहता है, मुझे पक्का सेंसेस याद है। टावर में मैंने ज्यादातर फिस्ट स्टाइल से फाइट की थी, तब मेरे पास कोई गाउंटलेट था। सुहो को एक प्लान सोचता है, उसे इतना समझ में आ गया था कि जब उसके पास माना है शैडो सोल्जर्स रिकवर होते रहेंगे। साथ ही उसने यह भी नोटिस किया था कि बेरू अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है। सुहो अराइज कहता है, हम देखते हैं कि बीस्ट सोल्जर्स सुहो के पास आने लगते हैं। फैंग सुहो से कहता है, फिर उसे ये सब
तो समझ में नहीं आया कि ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें बीच से ही काट डालूंगा। फैंग सुहो को खत्म करने के लिए आ रहा होता है। तभी बीस्ट शैडोज सुहो के हाथ में गाउंटलेट की तरफ फॉर्म ले लेते हैं। सुहो अपने हाथ से फैंग के स्वॉर्ड को काउंटर करता है। इससे फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो कहता है, स्टील फैंग राकान, तुम ये नाम डिजर्व करते हो। सुहो के शैडो एक्सट्रैक्शन की लेवल अप हो जाती है। आगे सुहो फैंग के पेट पर एक जोरदार पंच करता है और वो उससे कहता है, अब इसके साथ मैं तुम्हारे काफी पास आ सकता हूँ। सुहो और फैंग भिड़ जाते हैं। अब सुहो बराबर की टक्कर दे रहा होता है। बेरू कहता है, क्या बात है, यंग मुनार्च शैडो को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर बात करें शैडो मुनार्च की, जब वो यंग मुनार्च के लेवल पे थे तो वो बस शैडोज को जैसे चाहे तैसे यूज कर पाते थे। यंग मुनार्च जो इतने अनएक्सपीरियंस्ड है, वो शैडो अथॉरिटी का यूज करना सीख रहे हैं। यहाँ तक बिना किसी गाइडेंस के उन्होंने शैडो अथॉरिटी के नेक्स्ट स्टेज को भी डिस्कवर कर लिया है। सुहो और फैंग की लड़ाई चल रही होती है और इस बार सुहो फैंग पर भारी पड़ रहा होता है। फैंग सुहो के पंच को खाकर पीछे की दीवार से टकरा जाता है। इससे फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो रूलर्स अथॉरिटी से यहाँ पर अपने वेपन को पास खींच लेता है और वो बहुत ही तेजी से फैंग के स्वॉर्ड वाले हाथ को काट डालता है और सुहो उससे कहता है, मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि तुम रेड नेम के थे, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि मैं तुमसे हार सकता हूँ। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो सुहो होता है वो राकान मुनार्च के एक फैंग के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने वहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग बेरू को देखते हैं जो कि बोलता है, यंग मुनार्च, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था कि आप जीतोगे। सुहो कहता है, बेरू सरासर झूठ बोलना बंद करो, ये फाइट काफी अच्छी थी। मुझे फाइट करने का एक नया तरीका भी मिल चुका है। चलो अब रिवार्ड चेक करने का समय आ चुका है। सुहो को स्ट्रॉम स्लैश स्किल मिल जाती है। इसमें 50 माना का यूज होगा। सुहो के स्वॉर्ड में विंड पावर मिक्स हो जाएगी। इससे काफी सारी एनिमीज पे एक साथ वार किया जा सकता है। स्किल को देख के सुहो अपने मन में कहता है, ये एक ऐसी रिवार्ड है जो मुझे चाहिए था। मुझे पता है कि स्किल को कैसे यूज करना है। आगे सुहो शैडोज को देखता है एंड वो कहता है, मुझे एक वेपन चाहिए। फैंग मुनार्च अपने मन में कहता है, ये कितनी बेइज्जती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सारे लोगों में शैडो मुनार्च के खून से ही हार गया। अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ। ह्यूमंस की कोई भी कमी नहीं है। सुहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग अपने मन में कहता है, जैसे ही तुम उठाओगे मैं तुम्हारे बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। सुहो स्वॉर्ड को उठा लेता है पर फैंग सुहो का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। सुहो कहता है, यकीनन ये गॉब्लिन के वेपन से बहुत अच्छा दिख रहा है। फैंग मन में कहता है, क्या कोई ऐसा ह्यूमन भी है? यहाँ तक मैं जिसके पास फैंग मुनार्च की पावर है वो भी इस पर कब्जा नहीं कर पा रहा। सुहो को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इसका कारण है ग्रेट काइंड की ब्लेसिंग। इसके बारे में मैंने पहले ही एपिसोड में एक्सप्लेन कर रखा है। आगे सुहो अपनी नई स्किल स्ट्रॉम स्लैश को ट्राई करता है। सुहो कहता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है कि इससे मेरा माना कम होता है और इसके डिस्ट्रैक्शन के अमाउंट की पावर मुझे अच्छी लगी। बेरू सुहो से कहता है, शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद आपके रिएक्शन काफी बदल गए हैं। शैडो अथॉरिटी से 1000 गुना बेहतर है। तभी टीचर उठ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है, टीचर आप उठ गए। टीचर सुहो से कहते हैं, सुहो आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? सुहो कहता है, मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलो पहले बाहर चलते हैं। हम देखते हैं कि सुहो ने किम को टीचर के साइड में रखा था। किम को ऐसे अपने साइड में देख के टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर आ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि कोई सर्वाइवर वगैरह है क्या? टीचर कहते हैं ठीक है। आगे सुहो डंजन के अंदर जाने लगता है। उसे देख के टीचर मन में कहते हैं, वो एक ई रैंक का वेकन है और उसके पास समनिंग स्किल भी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? खैर अब ये बात मायने नहीं रखती। इम्पोर्टेंट यह है कि सुहो ने उन सभी को बचाया है। आगे हम लोग सुहो के डंजन के अंदर देखते हैं। यहाँ पर अभी भी मॉन्स्टर बचे हुए होते हैं। सुहो उनको खत्म करने लगता है एंड वो कहता है, अभी भी यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर हैं। बेरू कहता है, ये सारे एक्सपीज हैं तो हम एक को भी मिस नहीं कर सकते। सुहो फैंग से कहता है, अचानक से तुम्हारे अटैक पावर इतनी कम कैसे हो गई? फैंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शैडो मुनार्च के वेसल के साथ काम करूंगा? हमें इस स्वॉर्ड के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये स्वॉर्ड किंग ऑफ बीस्ट राकान के फैंग से बनी हुई है। राकान के वेंगफुल स्पिरिट इसके अंदर है। जो कोई भी स्वॉर्ड से कमजोर इसे उठाने की कोशिश करेगा, ये स्वॉर्ड उस पर कब्जा कर लेगा। आगे बेरू फैंग से कहता है,
एक ऐसी एबिलिटी तब तक पावरफुल है जब कोई तुमसे कमजोर है। ये बहुत ही ज्यादा घटिया एबिलिटी है। यह सुन के फैंग कहता है, क्या घटिया? तुम ही मुझे बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा हंटर है जो अपने से स्ट्रॉन्ग हंटर को हंट कर सकता है? बेरू कहता है, तुम यंग मुनार्च से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें हरा दिया। यह सुन के फैंग की बोलती बंद हो जाती है। इनकी बातें सुन के बेचारा सू परेशान हो जाता है एंड वो अपने मन में कहता है, पहले बोलने वाला इंसेक्ट और फिर एक स्वॉर्ड, यार ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे सुहो उस एरिया में जाता है जहाँ पर ये स्वॉर्ड हमें देखने को मिला था। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स डेड पड़े हुए होते हैं। स्वॉर्ड कहता है, मैंने सारे घुसपैठियों को मार दिया जिन्होंने यहाँ पर कदम रखा था। आखिर मुझे फैंग मुनार्च के सेंचुरियन को प्रोटेक्ट जो करना था। सुहो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड वो उससे कहता है, थोड़ा अपना मुंह बंद रखो। सुहो स्वॉर्ड को उसी जगह गाड़ देता है जहाँ पर वो था। सुहो देखता है कि वो ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज कर सकता है। यह देख के बेरू से कहता है, क्या मैं ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल यूज कर सकता हूँ? बेरू बताता है, जो कोई भी कॉप्स हो आप उनको सोल्जर बना सकते हो। सुहो कॉप्स पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं करता, वो उन्हें बाहर ले जाने लगता है। यह देख के बेरू हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है, क्या आप शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं करने वाले? सुहो कहता है, नहीं, अगर मैंने मरने के बाद भी इनसे फाइट करवाई तो इन्हें पनिश करने जैसा होगा। ये सुन के बेरू और स्वॉर्ड दोनों भी हैरान हो जाते हैं। आगे सुहो उन लाशों को बाहर ले जाके वापस आ जाता है। वो बेरू से कहता है, बेरू तुमने कहा था कि ये एक मुनार्च का सेंचुरियन है। सेंचुरियन का मतलब आप इसे एक मंदिर कह सकते हैं। बेरू सुहो से कहता है, हाँ ये है। सुहो कहता है, मेरे डैड और उनको मुनार्च को मारने के बारे में क्या था? क्या वो एथेरियम से रिलेटेड था? बेरू बताता है, एथेरियम सब मुनार्च के एनिमी है। और बात रही दूसरे मुनार्च की, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो पहले एनिमी थे। शैडो मुनार्च के साथ टोटल 9 मुनार्च हैं। द ग्रेट शैडो मुनार्च आपके फादर हैं। शैडो मुनार्च द किंग ऑफ डेड हैं। बाकी किंग ऑफ बीस्ट फैंग मुनार्च, द किंग ऑफ इंसेक्ट, द किंग ऑफ मॉन्स्टर ह्यूमनाइड, द किंग ऑफ डेमंस, द किंग ऑफ जायंट, द किंग ऑफ स्नोफॉल्क, द किंग ऑफ डेमन इंस्पेक्टर्स एंड द किंग ऑफ ड्रैगन डिस्ट्रक्शन मुनार्च। इन सारे मुनार्च के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी जिसे गहराई से समझा भी नहीं जा सकता। लेकिन 8 मुनार्च जब अर्थ पर हमला करने के लिए आए थे तो वो सारे किंग के हाथों मारे गए। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या मेरे पापा ने यह सब किया? फैंग कहता है, हाँ यह सच है। शैडो मुनार्च मेरा एनिमी है जिसने मेरे मास्टर फैंग मुनार्च को मार दिया था। अगर मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ होती तो मैं तुम शैडो मुनार्च के वंशज को खत्म कर देता और वुल्फ को खाने में दे देता। सुहो कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने दूसरे मुनार्च से फाइट की और तुम इस जगह घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों साइड अपने अपने प्यारे चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि अगर उधर कोई फर्क है तो बस ऐसा है कि तुम मुझसे बस इसलिए फाइट कर रहे हो क्योंकि मैं एक शैडो मुनार्च का वंशज हूँ। अगर इस जगह को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है तो मेरे पापा के साथ तुम्हारी दुश्मनी ये तो सीधी एक बेवकूफी है, क्योंकि यहाँ तक फैंग मुनार्च खुद भी मेरे पापा को नहीं हरा पाया। यह सुन के फैंग कहता है, क्या आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सुहो बताता है, मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ जिनसे अभी मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी वो आउटर यूनिवर्स की घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे मिलने के लिए मैं किसी भी स्ट्रेंथ को लेने के लिए तैयार हूँ। अगर एथेरियंस ने इस जगह पर हमला कर दिया तो ये जगह बच नहीं पाएगी। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो इस जगह को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यह सुन के फैंग मुनार्च मन में कहता है, आखिर ये चाहता क्या है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसके साथ जो शैडो मुनार्च का वंशज है इसके साथ मिलके मैं काम करूं? सुहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग कहता है, तुमने क्या कहा? शैडो और फैंग एक साथ बैटल में फाइट करेंगे। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां न्यूज में बात चल रही होती है कि किसी ई रैंक के हंटर ने मॉन्स्टर को खत्म करके लोगों को बचाया। यह न्यूज ब्लैक टट किल्ड का एक स्टाफ भी देख रहा होता है। वह यह न्यूज अपने दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भेजता है। यह देखिए कि एक ई रैंक का हंटर डी रैंक के गेट में अकेला चला गया और सारे जख्मी लोगों को बाहर लेकर आया। स्टाफ मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ली उसे कहता है, अगर हमारे जैसा बड़ा गिल्ड उसे रिक्रूट करेगा तो तुम्हें नहीं लगता कि हंगामा हो जाएगा? वह मेंबर कहता है, मैं जल्दी से इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हम देखते हैं कि एक मेंबर अपने फोन से सुहो को कॉल लगा देता है एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो काफी गुस्से में अपने फोन को टेबल पर रख देता है। यह देखकर ली उसे कहता है, क्या तुम्हें संग सुहो से कोई रिप्लाई मिला? वो एक न्यू रैंक है। यकीनन ऐसे बड़े गिल्ड से ऑफर मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होगा। मेंबर्स बताता है, बात ऐसी है कि उसने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। यह सुन के ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है
एंड वो कहता है क्या उसने हमें रिजेक्ट कर दिया, एक न्यूबी ई रैंक वाले ने हमारे गिल्ड को रिजेक्ट कर दिया, आखिर ये बात सेंस कैसे बना सकती है। मेंबर बताता है उसने कहा कि वो अभी किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करना नहीं चाहता। ये सुन के ली फिर से हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या एक हंटर गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता, क्या उसे लगता है कि वो एक एस रैंक का है। मेंबर कहता है खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं, चलो ये मानते हैं कि वो जल्दी हमसे कांटेक्ट करेगा। ली कहता है उसे पता चल जाएगा कि बिना गिल्ड के हंटर होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आगे हम सुहो के घर को देखते हैं। वो कहता है जब से मैं डंजनों से आया हूँ उसके बाद मुझे काफी सारे गिल्ड से ऑफर आ रहे हैं। बेरू कहता है बहुत सारे लोग आपके टैलेंट को चाहते हैं। सुहो बताता है पर वो सब मुझे पोर्टर या फिर कलेक्टर के लिए हायर करना चाहते हैं, आखिर ये इतने सारे क्यों हैं? अगर मैं किसी गिल्ड में ज्वाइन होता हूँ तो सिस्टम के साथ मुझे लेवलअप करने में काफी दिक्कत होगी। अभी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए मेरे पास कोई भी कारण नहीं है। खैर राकान के फैंग क्या अब हमारी बातचीत जारी रख सकते हैं? हमें हल्का सा पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो ने कहा था कि अगर राकान का फैंग सुहो की हेल्प करेगा तो वह उसकी जगह बचाने में उसकी हेल्प करेगा। यह सुनने के बाद फैंग मन में कहता है आखिर यह कहना क्या चाहता है? क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि फैंग और शैडो एक साथ बैटल में लड़ेंगे? क्या मजाक है, आखिर ये डायरेक्टली ऐसे कैसे बात कर सकता है? हालांकि शैडो एनिमी ना हो एलाय भी हो सकता है, ये आइडिया बुरा नहीं है। फैंग सुहो से कहता है बट मेरी एक कंडीशन है, मुझे फैंग मुनार्च के ऐसे ही दूसरे सीक्रेट ग्राउंड में भी ले जाओ। प्रेजेंट में सुहो फैंग से कहता है तो तुम्हें किसी जगह के बारे में पता है? फैंग बताता है चाहे वो कितनी भी दूर हो पर मुझे फैंग मुनार्च के सीक्रेट ग्राउंड की लोकेशन पता है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो उन गेट को लीड करता था अब वो पहले से ही जा चुका है। ह्यूमंस उसे क्या कहते हैं? हाँ डंजन ब्रेक, यकीनन यह पहले से ही हो चुका है। यह सुन के सुहो कहता है इसका मतलब वो सीक्रेट साइड एक फील्ड टाइप का डंजन होगा। फील्ड टाइप डंजन यह तब होता है जब डंजन ब्रेक होता है और डंजन के अंदर के मॉन्स्टर उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। सुहो यूजिन को मैसेज करता है कि वो कुछ काम के लिए बाहर जा रहा है तो वह उसकी चिंता ना करे और ना ही उसे ढूंढे। सुहो अपना बैकअप तैयार कर लेता है और तीनों फिन डंजनों की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे हम सुहो को उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर यह गेट लगा हुआ था। इस जगह को देख के सुहो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है एंड वो कहता है क्या सच में यह वही जगह है? फैंग कहता है हाँ यह वही जगह है। तब सुहो देखता है कि सिर्फ हेनो गिल्ड को ही यहाँ जाने का परमिट है। सुहो कहता है अरे यार ये अच्छा नहीं है, यह जगह तो हंटर गिल्ड का ही होनी चाहिए थी, अंदर घुसना इलीगल होगा। और यहाँ हेना गिल्ड के लोग सारे गैंग टाइप के हैं और वो सारे डरावने भी हैं। बेरू सुहो से कहता है यंग मुनार्च आपको इस क्रिएचर की बात नहीं सुननी चाहिए, इसके बदले में मैं आपको लेवलअप करने का सुझाव देता हूँ। सुहो बेरू की बात नहीं मानता और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बेरू हेना गिल्ड के कैमराज के बारे में सुहो को बताता है। सुहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उनको कुचल देता है एंड वो कहता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो कोई भी एविडेंस नहीं रहेगा। बेरू कहता है जिस तरीके से आप यह कर रहे हैं मुझे मुनार्च की याद आ रही है। सुहो जंप लगा के अंदर चला जाता है। यहाँ पे काफी सारा फॉग होता है। बेरू बताता है यह फॉग आउटर स्पेस का माना है, यह डायमेंशन की द्वार को पार कराता है और दुनिया उनका टूटने का कारण बनता है। फैंग कहता है यह फॉग ही कारण है जिससे मैं डायमेंशन से टूट के अर्थ पर लिंक हो गया हूँ। आउटर स्पेस के एंट्रेंस डायमेंशन में बड़ा सा होल बना के अपने आर्मी को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा माना तैयार होगा उतनी ही डायमेंशन में ट्रेवल में उनका प्रभाव होगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ। यह सब सुन के सुहो कहता है वो तो क्या स्ट्रॉल लोगों को यहाँ पर आने में समय है, तो चलो मुझे जल्दी से लेवलअप करना चाहिए। सुहो के सामने ऑरेंज नेम टैग वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं। फैंग कहता है अब समय है कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊं। सुहो कहता है हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हें अपना मेन वेपन बना के यूज नहीं करूंगा। यह सुन के फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो कहता है मेरे पास अपने खुद का लड़ने का तरीका है। सुहो मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। वो अपने अलग अलग स्किल का यूज करके उनको हरा रहा होता है। उन सभी को खत्म करने के बाद सुहो उनकी शैडोज को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो आगे कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके काफी सारे इक्विपमेंट को लेना ये मेरा फाइट करने का नया तरीका। यह सब देख के फैंग मन में कहता है तो यह है शैडो मुनार्च के वंशज की ताकत। जितने ज्यादा एनिमीज होंगे, जितनी ज्यादा देर तक फाइट चलेगी, डेड को यूज करने का तरीका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम बैटल में हारे, यकीनन शैडो मुनार्च का कोई भी मुकाबला नहीं है। आगे सुहो कहता है अब मैं 5 सोल्जर्स को भी संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरे इंटेलिजेंस स्टेट बढ़ चुके हैं। लेकिन तभी बेरू कहता है ग्रेट शैडो मुनार्च के 1000 शैडो
के मुकाबले इतना कहते ही सुहो उसे एक पंच मारता है और वो उससे कहता है चुप रहो। फैंग के रास्ते को बताते हुए सुहो और बेरू आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो सीक्रेट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। सुहो जगह को देखने लगता है। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग पहरा दे रहे होते हैं। उन्हें देख के सुहो कहता है इतनी रात हो चुकी है लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग हैं। सुहो मन में कहता है इसकी कोई तो वजह होगी, शायद मॉर्निंग में मॉन्स्टर को हंट करना आसान होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रक आ जाता है। सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों को किडनैप करके लाया है। यह देख के सुहो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पे किसी को किडनैप करके लाया है। वो बेरू से कहता है बेरू क्या मैं अभी एक किडनैपिंग को देख रहा हूँ? बेरू कहता है हाँ यंग मोनार्च, लग तो ऐसा ही रहा है। यंग मोनार्च जबकि आप ऐसे अंदर घुस चुके हो तो हमें इसके बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चलेगा आप ऐसे अंदर आए हो तो शायद आपके हंटर की राइट्स भी चली जाए। तभी बेरू देखता है कि सुहो तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। नरेटर कहता है फादर एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि वायलेंट क्राइम में स्पेशलाइज्ड थे और ग्रैंडफादर जो कि एक लेजेंड फाइटर थे। संग सुहो जो कि 21 साल का है वो इन दोनों की फिगर्स के अंदर बड़ा हुआ है। जब न्याय की बात आई है तो पहले एक्शन करना और बाद में सोचना, उसने इस आदत को डेवलप कर लिया है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो सुहो होता है वो फैंग मोनार्च के एक सीक्रेट डंजन में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ लोगों को किडनैप करके लाया होता है। इस सब चीज को देखकर अपना जो सुहो होता है वो थोड़ा रेज में आ जाता है। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने वहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सुहो को देखते हैं जो कि हंटर को किक मारता है। यह देख के वहाँ के सारे का जो हंटर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सुहो से कहते हैं हे आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी सुहो का दिमाग जो होता है वो ठिकाने पे आ जाता है। हम देखते हैं कि सुहो अपने मन में कहता है अरे यार मैंने पहले एक्शन लेने का ही सोच लिया, दूसरे गिल्ड की टेरिटरी में घुसना ये इलीगल है, अब मैं क्या करूँ? सुहो को कुछ आइडिया आ जाता है। हम देखते हैं कि सुहो शैडोज की हेल्प से अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है एंड वो कहता है मैंने देखा है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों को किडनैप करके लाया है, आखिर तुम हैना गिल्ड के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हंटर कहता है मैंने भी तुमसे यही पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या दूसरे के टेरिटरी में घुसना काफी नहीं है कि तुम हम पे भी अटैक भी कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? हंटर बाकी के हंटर से कहता है कि उसे खत्म कर दो। सुहो पे हंटर्स अटैक करने के लिए आ जाते हैं। सुहो इनके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। इनको देख के सुहो अपने मन में कहता है मैंने उनको देख कर रखा है, ये हैना गिल्ड के डी रैंक के नॉर्मल हंटर हैं, मुझे अपनी ताकत को कम रखना चाहिए। सुहो एक हंटर को पंच मारता है। सुहो ने अपनी फुल पावर से भी हमला नहीं किया था लेकिन वो हंटर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि सुहो जो होता है वो बाकी के हंटर्स को भी लपेट देता है। यह देखकर बेरू अपने मन में कहता है यंग मोनार्च आप स्ट्रांग हो गए हो, डी रैंक के अवेकन आपके सामने कुछ भी नहीं है। हम सुहो के स्टेट्स को देखते हैं, अभी वो सिस्टम लेवल पर पहुंच चुका होता है। आगे सुहो सारे हंटर्स को एक साथ बांध लेता है। सुहो किडनैप किए गए लोगों को आजाद कर देता है। एक लड़की सुहो से कहती है हमें हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आप हंटर एसोसिएशन के गिल्ड से हैं? सुहो कहता है आप उस तरीके से सोच सकते हैं, यहाँ पर मैं सब कुछ संभालूंगा, तो आप लोग जल्दी से एक सेफ जगह पर चले जाइए। वो जो लोग होते हैं वो ट्रक से यहाँ से निकल जाते हैं। सुहो कहता है लेकिन हैना गिल्ड लोगों को किडनैप क्यों कर रही है? तभी फैंग कहता है सुहो मैं फील कर पा रहा हूँ। सुहो कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? फैंग बताता है हमारे यहाँ आने का कारण वहाँ पे है। सुहो वहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ के हालात काफी ज्यादा बुरे हो रखे होते हैं। सुहो कहता है क्या यहाँ पे लोगों को कैद करके रखा जाता है? बेरू कहता है यंग मोनार्च मुझे धुंधली से एक एनर्जी महसूस हो रही है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिजन में एक छोटे से वुल्फ के बच्चे को कैद करके रखा गया होता है और इसकी हालत तो जो होती है ना वो काफी ज्यादा बुरी होती है। सुहो कहता है उन्होंने यहाँ पे कुत्ते को क्यों कैद कर रखा है? आखिर हैना गिल्ड क्या करना चाहता है? तभी फैंग कहता है यह कोई कुत्ता नहीं है, यह एक वुल्फ फैंग मोनार्च का वंशज है। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे फैंग बताता है वार में शैडो मोनार्च से हारने के बाद फैंग मोनार्च ने अपने बच्चों को सेफली सेंचुरिया तक पहुंचाने के लिए एक गार्ड को साथ में भेजा था। उनको यकीन था कि अगर उनका वंशज सरवाइव कर पाएगा तो दूसरा फैंग मोनार्च एक दिन जरूर दिखाई देगा। सच कहूँ तो मुझे फैंग मोनार्च की बर्थ की बिल्कुल भी आशा नहीं थी, मैंने तो उनके वंशज को बस जी पाए ऐसी आशा की थी। सुहो वुल्फ को आजाद कर देता है और वो उन्हें अपने बाहों
बाहों में ले लेता है। बेरू सुओ से कहता है, यंग मोनार्च, इससे निकलने वाली एनर्जी से मैं यह कंफर्म कर सकता हूँ कि यह फैंग मोनार्च ही है, लेकिन इसकी प्राण शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह मर जाएगा। सुओ बेरू से कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वुल्फ को गार्ड करने वाला आ जाता है एंड वो कहता है, सारे लोगों की ऐसी हालत देख के मुझे लगा काफी घुसपैठिए आए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बस एक पर्सन ही है। सुओ मन में कहता है, अरे यार वहाँ पर भी कोई और बचा था, क्या ये मॉन्स्टर है? इस गार्डियन का नाम है ब्रोकी। ब्रोकी कहता है ना गिल्ड बेकार है, आखिरकार ह्यूमंस पे यहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है। फैंग ब्रोकी से कहता है, ब्रोकी तुम जिंदा हो? सुओ फैंग से कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? फैंग बताता है, हाँ ये ऐसे बच्चों को गार्ड करने का काम दिया गया था। ब्रोकी बताता है, काफी समय हो गया राकान के फैंग, तुम तो अभी भी जिंदा हो। फैंग कहता है, ब्रोकी तुम भूल गए हो कि तुम्हें बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, आखिरकार तुम इन गिल्ड वालों के साथ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? ब्रोकी बहुत ही तेजी से सुओ के पास आ जाता है और वो वुल्फ को ले लेता है। उसके बाद वो सुओ को एक किक मार देता है, जिससे सुओ काफी ज्यादा दूर जाकर टकरा जाता है। बेरू बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, वो तुरंत सुओ के पास आ जाता है एंड वो कहता है, यंग मोनार्च अब आप ठीक तो है? सुओ कहता है, आज तक मुझे जितने भी लोग हिट किए ये सबसे ज्यादा जोरदार था। सुओ के सिर से ब्लड निकलने लगता है, उससे उसका फिजिकल रेजिस्टेंस 14 पर हो चुका है। अब सुओ के सारे घाव मिट चुके होते हैं। बेरू सुओ से कहता है, यंग मोनार्च, जब हम यहाँ पर आए थे मुझे एक हल्की सी एनर्जी सेंस हुई थी और उससे मुझे कुछ याद आने लगा है। यह एनर्जी किस प्रकार की है अब मैं समझ गया हूँ, ये है इथ्रीम्स। मैं इसके अंदर से इथ्रीम्स की एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। आगे हम फैंग और ब्रोकी को देखते हैं। फैंग ब्रोकी से कहता है, बाकी आखिरकार तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम फैंग मोनार्च के बच्चे के साथ यह सब क्या कर रहे हो? ब्रोकी बताता है, मेरे सेंचुरियन को खोने के बाद भी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई? तुम्हें क्या लगता है यह कैसे हो पाया? फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। आगे ब्रोकी कहता है, सिंपल है, जो फिट रहता है वो सरवाइव करता है। कमजोर का नसीब ताकतवर के हाथों में होता है। यह बच्चा कमजोर है, लेकिन यह फैंग मोनार्च का बच्चा है। तुम यह कह सकते हो कि आसपास में यह सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन का सोर्स है, इसलिए मैं इसे खाने वाला हूँ। मैं रेगुलरली ऐसे तंदुरुस्त रहने के लिए फैंग मोनार्च के बच्चों का खून पीता रहा हूँ। यह सब सुन के फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ब्रोकी अगर तुम्हें रोकने के लिए मुझे मारना होगा तो यह मैं भी करूँगा। ब्रोकी हंसने लगता है एंड वो कहता है, तुम्हारे जैसा कमजोर आखिरकार खुद से क्या ही कर पाएगा? राकान के मरने का कारण यह था क्योंकि वह कमजोर था। अब मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग और फिट हूँ। शायद यह भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट फैंग मोनार्च बनूं। तभी सुओ रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके फैंग को बहुत ही तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा करते समय वो फैंग के हाथों को एक कट लगा देता है। बेरू राकान के बच्चे को ले लेता है। फैंग बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। वो सुओ से कहता है, संग सुओ सब कुछ समझ में आ जाता है। वो फैंग से कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो, पर मेरे लिए यह अच्छा ही है। मुझे इसके साथ अपना कुछ बिजनेस चुकाना है। फैंग और शैडो में यह पहली बार अलायंस होगा। सुओ मन में कहता है, एथ्रीम्स, हाँ आखिरकार मुझे अपने पापा से रिलेटेड एक क्लू मिल गया। आगे ब्रोकी कहता है, कीड़े मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम ब्रोकी की आंखों में एक अलग सा ही पैटर्न देखते हैं। तभी वहाँ पर एक क्वेस्ट आ जाती है और ये एक इमरजेंसी क्वेस्ट है। सुओ को इस हायरन ब्रोकी को हंट करके अपनी सेफ्टी को सिक्योर करना है। क्वेस्ट को देख के सुओ मन में कहता है, अच्छा तो एक हाइना है और इसका नाम ब्रोकी। अब मैं समझ गया कि उनको गिल्ड का नाम कैसे मिल गया। आखिरकार एक मॉन्स्टर ने गिल्ड को बना के लोगों को कैसे किडनैप करवाया। ये मत कहना कि इसका एथ्रीम से कुछ लेना देना है। तभी सुओ ने जिन लोगों को बांध कर रखा था वो ब्रोकी से कहते हैं, मिस्टर ब्रोकी आप यहाँ से चले जाइए, यह एक मामूली सा लड़का नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये सुन के सुओ कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि ब्रोकी इन लोगों के सिरों को खा जाता है। यह देख कर सुओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ब्रोकी कहता है, तुम लोगों को क्या लगा इस जैसे किसी लड़के से भिड़ने के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है? वो लोग जिनको अपनी औकात पता नहीं होती है उनको तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। यह सब देख के और सुन के सुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फैंग के साथ सीधा ब्रोकी पर हमला कर देता है, पर ब्रोकी हमले को अपने हाथ से काउंटर कर लेता है। सुओ ब्रोकी से कहता है, ऐसे बेकार कारण से उन लोगों को खत्म करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्रोकी कहता है, कमजोरों को जीने देने का अधिकार उनके पास है जिनके पास पावर होती है। अगर वो पावर वाले लोग कुछ भी करना चाहे तो उनको किसी कारण की जरूरत नहीं होती। हम देखते हैं कि ब्रोकी सुओ को पीछे फेंक देता है। हालांकि सुओ समझ जाता है
लेकिन ब्रोकी तुरंत सुहो पर हमला करने के लिए आ जाता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ब्रोकी का सामना कर पा रहा होता है। ब्रोकी अपने रेंज का यूज करता है जिससे वह सुहो को काफी दूर कर देता है, लेकिन सुहो को कुछ भी नहीं होता। वो ऊपर से स्ट्रॉम स्लेश का यूज करके ब्रोकी पर हमला कर देता है, लेकिन इससे भी ब्रोकी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ब्रोकी सुहो से कहता है बस इतना ही कर सकते हो, यहाँ तक ये फैंग मोनार्च का रिलीक किसने भी मुझे निराश कर दिया। तभी सुहो फैंग को ब्रोकी के पीछे स्टेप कर देता है। ऐसे ब्रोकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ। सुहो फैंग को स्पिन करने लगता है जिससे ब्रोकी को काफी ज्यादा डैमेज होने लगता है। फैंग ब्रोकी से कहता है ब्रोकी तुम इस तरीके से क्यों बदल गए, तुम तो लॉर्ड राकान की रिस्पेक्ट करते थे, तुम उनके साथ ही थे, आखिरकार क्या है जिससे तुम ऐसे बदल गए हो। हम देखते हैं कि ब्रोकी को कुछ महसूस होने लगता है। वो अपने मन में कहता है क्या हाँ मैं राकान का ही रिस्पेक्ट करता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोकी की आंखों में जो कुछ इम्प्लांट किया गया था उससे ब्रोकी का जो माइंड होता है वो फिर से ब्रेन वॉश होने लगता है। ब्रोकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो फैंग को निकाल कर फेंक देता है। हम देखते हैं कि फैंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उस पे काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। आगे ब्रोकी कहता है मुझे उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बस उसके स्ट्रेंथ के सामने झुकना पड़ता था। मैं फिर से कमजोरी के लाइफ में नहीं जीने वाला। फैंग को ऐसा क्रैक देख के सुहो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो चिल्ला के फैंग को आवाज देता है, लेकिन तभी ब्रोकी सुहो पर अटैक कर देता है और वो उससे कहता है बेवकूफ फैंग ठीक है, तुम दूसरों की चिंता कर रहे हो। ब्रोकी के अटैक से सुहो को बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। वो अपने मन में कहता है इससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जो हड्डियां हैं वो टूट गई हैं। लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि मेरे डैड कहीं पर लड़ रहे होंगे तो मैं इससे हार नहीं मान सकता। वो अपने शैडोज को अपने पंच में लाता है। ब्रोकी भी सुहो को पंच करने के लिए आगे आ रहा होता है और सुहो और ब्रोकी का पंच भिड़ जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा एक एनर्जी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। यह सब देख के बेरू काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। आगे हम फैंग को देखते हैं। वो अपने मन में कहता है टूटी हुई स्वर्ड के साथ मेरी ताकत जो है वो कम हो रही है। क्या फैंग के सक्सेसर का यही अंत है? फैंग का फ्यूचर बस एक ऐसे ही पर्सन संग सुहो के हाथों में रख कर क्या मैं खत्म होने वाला हूँ? मैं फाइट करना चाहता हूँ। तभी फैंग दिखता है कि फैंग का बच्चा उठने की कोशिश कर रहा होता है और सुहो भी अपनी जान लगा देता है, ब्रोकी से लड़ रहा होता है। यह सब देख के फैंग मन में कहता है क्या मैं संग सुहो की फाइटिंग स्पिरिट से इंस्पायर हो गया हूँ? मैं समझ गया, आखिरी चीज जो मैं कर सकता हूँ द फैंग अपनी बची हुई पावर अपनी राकान के बच्चे को दे देता हूँ। इससे राकान का बच्चा पावरफुल और तंदुरुस्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रोकी ने फिर से सुहो को पंच करके उसे दूर कर दिया होता है। सुहो की एचपी बस 21 बची होती है। सुहो अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि मैं स्ट्रांग हूँ। ब्रोकी सुहो से कहता है मैंने जितना सोचा था तुम इससे कहीं ज्यादा अच्छे निकले, पर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रोकी सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो अपने मन में कहता है क्या मैं जीत नहीं सकता? तभी हम देखते हैं कि वुल्फ ब्रोकी के हाथ को काट डालता है। सुहो के सामने एक नोटिस आ जाता है। फैंग के सक्सेसर ने अपने फाइटिंग स्पिरिट की रिस्पेक्ट दिखाई है, क्या आप फैंग के सक्सेसर को अपनी पार्टी का पार्ट एक्सेप्ट करेंगे? यह देख के सुहो कहता है क्या सक्सेसर ऑफ फैंग ये बेबी वुल्फ क्या मेरे पार्टी में ज्वाइन होना चाहता है? तो क्या मैं इसे अपने साथी के रूप में रिक्रूट कर सकता हूँ? तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो फैंग मोनार्च का वारिस होता है वो ब्रोकी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी सुहो के पास एक नोटिफिकेशन होता है कि वो उसकी पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है। यह देख के सुहो जो होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि वो उसके पार्टी को ज्वाइन करने वाला है। एंड लास्ट एपिसोड हम लोगों ने वहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में ब्रोकी कहता है तो तुम राकान के वारिस हो, क्या तुमने राकान के फैंग का माना ऑब्जर्व कर लिया है? सुहो मन में कहता है क्या राकान के फैंग का माना ऑब्जर्व कर लिया है? राकान के वारिस को बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। सुहो के सामने एक बार फिर मैसेज आता है कि आप फैंग के सक्सेसर को अपना अलायंस एक्सेप्ट करेंगे। सुहो मन में कहता है मैंने शुरुआत से ही फैंग के साथ काम करने का प्लान किया था तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। सुहो जैसे ही एक्सेप्ट करता है उसके बाद उसे कुछ होने लगता है। वो अपने मन में कहता है मेरे सर में कुछ तो घूमने लगा है। सुहो को फैंग की वारिस की मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रोकी नॉर्मल है। वो फैंग के वारिस से कहता है राकान के वारिस हम शैडो मोनार्च से फाइट हार गए। आखिर इस दुनिया में वही जीता है जो फिट है। हमारे जैसे जो हार गए हैं उन्हें बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। फैंग मोनार्च का सक्सेसर होने के नाते तुमको स्ट्रांग बनना
सुनना होगा। हम देखते हैं कि फैंग का वारिस और ब्रोकी एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इथेरियम्स के दूत आ जाते हैं। ब्रोकी फैंग के वारिस को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है, क्यों तुम लोगों ने अभी तक हमें क्यों नहीं मारा? तभी एक इथेरियम्स का दूत जो कि अभी एक बच्चा था वो कहता है, ये मॉन्स्टर तो काफी यूजफुल लग रहा है। एक बच्चा इथेरियम्स का दूत ब्रोकी के आंखों में कुछ डाल देता है। यह सब देख के राकान का जो वारिस होता है वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। आगे वो दूत कहता है, ब्रोकी अब से तुम्हारा काम यह होगा कि तुम ह्यूमंस को पकड़ोगे और हमारे पास लाओगे। जो चीज मैंने तुम्हारी आंखों में प्लांट की है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और वो तुम्हारी हेल्प करेगी। हालांकि यह यूजर पे डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यह तुम्हारी किसी इच्छा को मोड़ दे। यह सब देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये फैंग के वारिस की मेमोरीज हैं। इन्होंने ब्रोकी के आंखों में कुछ प्लांट किया है। क्या ये मास्टरमाइंड इथेरियम से कनेक्टेड है? फैंग के वारिस से ब्रोकी रिवेंज नहीं लेना चाहता। वो तो बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये उन कमीनों के प्लान का कोई हिस्सा है तो मुझे ब्रोकी को यहाँ पर हराना नहीं होगा, लेकिन यह करने के लिए मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। सुहो यह सब सोच ही रहा होता है कि उसके सामने एक मुनार्च का वारिस के नाम का क्वेस्ट आ जाता है। मुनार्च के वारिस को ढूंढो और उसे अपना साथी बनाओ। सुहो ने अभी एक साथी को ढूंढ लिया है। अब सुहो का फैंग के सक्सेसर के साथ बॉन्ड बन चुका है, इसलिए एक बॉन्ड स्किल तैयार हो रही है। हम देखते हैं कि सुहो और फैंग मुनार्च का वारिस एकजुट होने लगते हैं। यह सब देख के बेरू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो कहता है, यंग मुनार्च से पूरे तरीके से कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्रोकी सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह करने दूंगा। ब्रोकी सुहो पर अटैक कर देता है। बॉन्ड आसानी से ब्रोकी के हाथों को पकड़ लेता है। ब्रोकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम सुहो को एक नए फॉर्म में देखते हैं और यह सब मुमकिन हो पाया है बीस्ट पोजीशन स्किल से। ये स्किल हर एक सेकंड में एक माना यूज करती है। इस स्किल के साथ सुहो फैंग के सक्सेसर के साथ कंबाइन हो सकता है और इससे सुहो के सेंसेस बीस्ट की तरह हो जाएंगे। ब्रोकी सुहो पर अटैक कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, क्या यह वारिस एब्जॉर्ब हो गया? सुहो ब्रोकी के सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, मेरी बॉडी हल्की महसूस हो रही है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरे सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प हो गए हैं। सुहो ब्रोकी के जबड़े पर एक जोरदार किक मारता है। इससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। हम देखते हैं कि ब्रोकी के आइज से भी पावर मिल रही होती है। वो अपने मन में कहता है, नहीं मैं हार नहीं सकता। ब्रोकी अपनी पूरी ताकत से सुहो को पंच करता है। हालांकि सुहो इससे आसानी से ब्लॉक कर देता है। यह सब देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या उनका माना बढ़ गया है? आगे ब्रोकी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग यह क्या कर रहे हो, पर मैं एक ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। आखिर स्ट्रेंथ में फर्क स्पेसीज के अनुसार ही होता है, तुम और कुछ नहीं, बस एक कमजोर ह्यूमन हो। सुहो और ब्रोकी दोनों फिर से एक दूसरे को जोरदार पंच करते हैं, लेकिन सुहो का पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इससे ब्रोकी का जो हाथ होता है वो कुचला जाता है। हम देखते हैं कि सुहो ने मार्शल आर्ट स्किल सीख ली है। इस स्किल में कोई भी माना यूज नहीं होता। इस स्किल से सुहो मार्शल आर्ट में और भी ज्यादा स्किल्ड हो चुका है। उसके हाथों का जो अटैक होता है वो 33 से बढ़ चुका होता है। पर बेरू ब्रोकी से कहता है, बेवकूफ, कहीं ये यंग मुनार्च के सामने अलग अलग स्पीशीज के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्रोकी कहता है, तुम एक नंबर का बेवकूफ हूँ। कोई भी स्पीशीज शैडो मुनार्च के ऊपर नहीं है। ये सुन के ब्रोकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, तो क्या इसका मतलब यह लड़का? सुहो ब्रोकी के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है। इसके बाद ब्रोकी की जो हालत होती है वो टाइट हो जाती है। वो बस जमीन पर पड़ा रहता है। वो कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा। सुहो और फैंग के वारिस अलग अलग हो जाते हैं। फैंग का वारिस ब्रोकी के पास जाता है और उसके आगे एथेरियम्स के दूतों ने जो प्लांट किया था वो उसको हटा देता है। अब जो ब्रोकी होता है वो नॉर्मल हो जाता है एंड वो कहता है, मुझे याद आया कि मैं स्ट्रांग क्यों नहीं होना चाहता था। लॉर्ड राकान, मैं गुस्सा था क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इतना कहने के बाद ब्रोकी जो होता है वो वहीं पर मर जाता है। सुहो ने हाइना ब्रोकी को हरा दिया होता है। उसका जो लेवल होता है वो 2 से लेवल अप हो जाता है। बेरू सुहो से कहता है, यंग मुनार्च, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। सुहो कहता है, बेरू, तुमने कहा था कि तुमने ब्रोकी के अंदर इथेरियम्स की एनर्जी महसूस किया था, है ना? मैं अभी थोड़ी देर पहले फैंग के वारिस की मेमोरीज में देख पाया। जिस टेंशन में ब्रोकी था वहाँ पे कुछ हंटर आए थे। उन्होंने ब्रोकी की आंखों में कुछ इम्प्लांट किया था। क्या वो इथेरियम्स थे? आखिर ब्रोकी पर अटैक करने का उनका कारण क्या हो सकता है? बेरू कहता है,
है प्रोबेबली वो इथेरियंस नहीं थे। आउटर गॉड अपने आप से हलचल नहीं करते, उनको कुछ करना होता है तो वो अपने दूतों को भेजते हैं। हालांकि जो हंटर ने यह सब किया ये शायद इस दुनिया पर हमला करने से रिलेटेड होगा। यह सब सुन के सुओ कहता है इसका मतलब यह है कि इथेरियंस के दूत अर्थ पर तो हैं, तो अच्छा होता हमें उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती। अगर मैंने फिर से यहाँ पर इथेरियंस के निशान खो दिए तो क्या होगा, यकीनन ये अच्छी बात नहीं है। तभी बेरू कहता है उनके बारे में जानने का एक और रास्ता है। सुओ कहता है क्या सच में? बेरू बताता है ब्रोकी के पास इथेरियंस की मेमोरीज हैं। अगर मैं उसके कॉप्स को खा लेता हूँ तो मैं उसकी मेमोरीज को देख सकता हूँ। ऐसा करने में मैं अपने माना को फिर से रिकवर कर पाऊंगा। यह सुन के सुओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो बेरू से कहता है क्या तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है? सुओ वुल्फ के पास आता है और वो उससे कहता है क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? मेरे पास एक जगह है जिससे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वुल्फ सुओ को चाट कर प्यार करने लगता है। इसका मतलब यह है कि वुल्फ को सुओ पर पूरा यकीन है। सुओ शैडो डंजन को ओपन करता है। अंदर जाने से पहले वो बेरू से कहता है बेरू बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। बेरू कहता है यंग मुनार्च आपके शब्द मेरे लिए बहुत काइंड है। कुछ समय के बाद हम सभी शैडो डंजन के अंदर देखते हैं। बेरू सुओ से कहता है यंग मुनार्च घर जाने के बजाय आप यह शैडो डंजन में क्यों आए? सुओ कहता है मैं फैंक की वारिस के लिए यहाँ पर एक जगह ढूंढ रहा हूँ ताकि अच्छे से यह रह पाए। यह सुन के बेरू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या शैडो डंजन में? सुओ कहता है फैंग मुनार्च का वारिस और मैं अलायंस है। इसके पास अब कोई भी गार्डियन नहीं है और इसने अपने सेंचुरियन को भी खो दिया है। तभी सुओ के सामने एक मैसेज आता है कि टीममेट फैंग का वारिस चाहता है कि आप उसका एक नाम रखें। सुओ कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नाम रखूं? देखा जाए तो तुम्हारे फरक ग्रे कलर के हैं, तो आज से तुम्हारा नाम होगा ग्रे। यह सुन के बेरू मन में कहता है इनका नाम रखने का सेंस बिल्कुल मुनाहिक जैसा ही है। सुओ फैंग के लिए एक जगह बना देता है। सुओ बेरू से कहता है बेरू ग्रे क्या खाता होगा? बेरू बताता है अब वो फैंग का खून है तो मुझे लगता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉन्स्टर को खाता होगा। सुओ कहता है चलो यह तो अच्छा है, वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर हैं। दिन में तो मुझे छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है कि मैं ग्रे को क्लीन अप करने के लिए कर सकता हूँ। सुओ पेड़ पर बैठ जाता है। ग्रे मॉन्स्टर को खाने लगता है। सुओ को एक क्वेस्ट रिवार्ड में 5 एबिलिटी स्टेट पॉइंट मिल जाते हैं और एक वुल्फ स्लॉटर टाइटल मिल जाता है। यह टाइटल उस हंटर को दिया जाता है जो वुल्फ को मार सकते हैं। इस टाइटल को यूज करके 20 टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ सुओ के स्टेट पॉइंट 40 से बढ़ जाते हैं। यह सब देख के सुओ कहता है क्या वो स्लॉटर ब्रोकी एक खाना नहीं था? बेरू कहता है यंग मुनार्च इन मामूली डिटेल्स को नजरअंदाज कर दीजिए। सुओ कहता है चुप रहो, इस क्वेस्ट को देखो, ये इम्पोर्टेंट है। मुनार्च के वारिस को ढूंढना है और उन्हें मेरे टीममेट बनाना है। बेरू कहता है मुनार्च के पास ऐसा सिस्टम नहीं था। मैंने सुना था कि जो लेवल ऑफ सिस्टम आपके लिए बनाया गया है उस सिस्टम से बुरे इरादों को हटा के किसी हद तक रिवाइज किया गया है। सुओ पूछता है कैसे बुरे इरादे? बेरू बताता है पहले सिस्टम का ऑब्जेक्टिव लॉर्ड मुनार्च शैडो को जबरदस्ती से ग्रो करवाने के लिए था। आर्किटेक्ट ने किंग संगजिनू के वेसल को शैडो मुनार्च के लिए यूज किया जाए, इसलिए यह सब किया गया था। जिस मोमेंट पे ऑब्जेक्टिव को पा लिया गया था तब आपके पापा की सोल को डिस्ट्रॉय होना था। हालांकि आपके पापा के सिस्टम के गोल के खिलाफ जा पाए और खुद ही शैडो मुनार्च बन गए। वो एक ग्रेट बीइंग बन गए तो उनके लेवल अप करने का कोई भी जरूरत नहीं है। यह सब सुन के सुओ कहता है वो ऐसा है तो क्या सिस्टम अब मुझे शैडो मुनार्च बनने के लिए ग्रो करवा रहा है? बेरू कहता है नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही शैडो मुनार्च हो सकता है। मुझे यकीन है कि सिस्टम अपने आप ही आपकी डायरेक्शन को अडॉप्ट कर लेगा और इसके हिसाब से आपको गाइड करेगा। अगर कोई नया फंक्शन दिखाई देगा तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी हेल्प करने के लिए है। सुओ अपने स्टेट विंडोज को ओपन करता है और अपने स्टेट विंडोज को देखने लगता है। वो कहता है बेरू अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं समझ गया कि मेरा क्लास अभी भी नन क्यों है। सुओ मन में कहता है जब मैं लेवल 1 पे था और मिस्ड बन से लड़ाई करके उसके बाद मेरे स्टेट काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। इसके साथ ही मुझे काफी सिंपल स्किल भी मिले थे। हालांकि अभी मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। यहाँ तक अभी के इंसिडेंट्स में मेरा और ग्रे का कोई बोर्ड नहीं होता तो मैं ब्रोकी से हार जाता। अगर ये लाइन से दिए गए क्वेस्ट जो मुझे चाहिए, इसलिए तो अभी के लिए मैं इनको क्लियर कर दूंगा। जैसे जैसे मैं इनको क्लियर करता जाऊंगा प्रोबेबली मेरे पेरेंट्स से मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सुओ पेड़ के नीचे जंप लगाता है और वो बेरू से कहता है अरे हाँ बेरू, क्या तुमने ब्रोकी के मेमोरीज में एथेरियम्स के बारे में कोई निशान मिला? बेरू बताता है मैंने उसकी मेमोरीज को देखने की कोशिश की पर वहाँ पे कुछ ऐसा भी
नहीं था कि एथेरियंस के दूतों ने ब्रोकी का ब्रेन वॉश किया। ये सुन के सुहो थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वो कहता है तो क्या कोई भी क्लू नहीं है? बेरू कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे उसके अंदर से ह्यूमंस की मेमोरीज देखने को मिली जिन्होंने ब्रोकी के लिए हाइना गिल्ड को बनाया और ह्यूमंस को किडनैप किया था। और इन सब के पीछे जो गिल्ड है वो है ग्रीम रीप गिल्ड। अगर हम उस गिल्ड के अंदर कुछ ताकाझाकी करें तो हमें एथेरियंस के बारे में जरूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगले दिन हमें ग्रीन रीप के एक ए रैंक के हंटर को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं ली मिंगसुंग होता है। अगर आपने सोलो लेवलिंग देख रखा है तो आपको इसके बारे में कुछ तो पता ही होगा। मिंगसंग को ताइगू नाम के एक बंदे का कॉल आता है। मिंगसंग उसे कहता है क्या हुआ, तुमने इस समय कॉल क्यों लगाया? क्या तुम इस समय साउथ एशिया के रेड में हेल्प करने के लिए तो नहीं हो? ताइगू कहता है अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या तुमने न्यूज आर्टिकल को नहीं देखा? तुम हैना गिल्ड के इंसिडेंट्स के पीछे हो ना? मिंगसंग कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो? अगर तुम्हें हैना को देखना ही है तो किसी जू में जाओ। ताइगू कहता है ले मिंगसंग टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करो। मिंगसंग कहता है जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ताइगू कहता है मैंने पहले से ही ढूंढ लिया है कि तुमने हैना गिल्ड के साथ कुछ कमीशन किया है। एसोसिएशन जल्दी से जल्दी ढूंढ लेगी। मिंगसंग कहता है तो क्या अगर वो ढूंढ लेंगे तो क्या कर लेंगे? जैसे ही मैं अपने लॉयर को कॉल लगाऊंगा वो सभी कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग ताइगू को देखते हैं, वो आगे कहता है तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन के लॉज शायद उतने पावरफुल ना हो पर एसोसिएशन के चेयरमैन कोई मामूली चीज नहीं है जिनके सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे आने से पहले तुम अच्छे से सारी चीजों को लपेट लेना। इतना कहने के बाद ताइगू फोन को रख देता है। मिंगसंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अपनी बात कह के ऐसे फोन रखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो बस मेरा ड्राइवर हुआ करता था, अब वो पूरी तरीके से घमंडी हो चुका है क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है। मिंगसंग गुस्से में आगे के टेबल को तोड़ देता है। आगे वो कहता है जिस बंदे ने ब्रोकी को हराया और हैना गिल्ड को तबाह कर दिया, भले ही कुछ सर्वाइवर ने मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन बस इतना ही पता चला कि वो एक यंग हंटर है जिसने एक मास्क को पहना था। खैर अभी मुझे उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि मिंगसंग एक गोल से ऑब्जेक्ट को निकालता है और वो कहता है ये है हंटर अवेकनिंग सिमुलेटिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग ग्रे को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है। बेरू उसे देखकर कहता है अब तुम बहुत अच्छे से फाइट कर पा रहे हो, ऐसे ही स्ट्रांग होते रहो ताकि तुम यंग मोनार्च को प्रोटेक्ट कर सको। ग्रेल तुम्हें जो भी खाना हो वो खा सकते हो। ये सुन के सुहो कहता है ग्रे का नाम ग्रेल कैसे बन गया? खैर मुझे अच्छा लगा कि मैंने जितना सोचा था उसे जल्दी वो अडॉप्ट करने लगा है। तभी सुहो के सामने एक अलर्ट आ जाता है कि टीममेट ग्रे ने एक मॉन्स्टर को हंट करके एक सर्टेन अमाउंट एक्सपी को हासिल कर लिया है। अब इसमें से 50 एक्सपी सुहो को मिल चुकी है। यह देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बेरू से कहता है बेरू मुझे ग्रे की हंटिंग से एक्सपी मिल रही है, क्या पहले ऐसा सिस्टम था? बेरू कहता है क्या ऐसी बात है? मुझे पक्का तो नहीं मालूम लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसी है जैसे शैडो सोल्जर्स हंट करते हैं और एक्सपी शैडो मोनार्च को मिलती है। तो कहता है मुझे लगता है कि ये गेम के अंदर के पार्टी सिस्टम की तरह है जहाँ पर एक्सपी शेयर की जाती है। हालांकि मुझे 50 एक्सपी मिला है, यह बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मुझे ऑटोमेटिक एक्सपी मिल रही है। बेरू कहता है अगर ऐसी बात है तो ग्रे को और हंटिंग करने देते हैं। यह सुन के ग्रे की जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सुहो के सामने एक और नोटिस आता है। सुहो ने शैडो डंजन के अंदर एक सर्टेन अमाउंट में मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, तो इससे उसके लिए एक डेली क्वेस्ट शैडो डंजन क्लीन अप तैयार हो जाता है। इसमें सुहो को 100 गॉब्लिन्स, 10 गॉब्लिन कमांडर्स और एक गॉब्लिन सेंचुरियन को खत्म करना है। यह सब देख के सुहो कहता है क्या एक डेली क्वेस्ट? ये चाहता है कि मैं गॉब्लिन्स को खत्म करूं। अगर ये क्वेस्ट है तो यकीनन रिवार्ड भी मिलेगा और ये डेली क्वेस्ट है तो इसका मतलब मुझे डेली ही रिवार्ड मिलेगा। बेरू कहता है लगता है कि सिस्टम चाहता है ये जगह परमानेंटली आपकी हो जाए। तो वो कहता है मुझे इतने बड़े जगह में 100 गॉब्लिन्स को ढूंढना होगा क्या यार, ये तो काफी ज्यादा बोरिंग होगा। तभी सुहो अपनी इन्वेंट्री को खोलता है। उसके अंदर गॉब्लिन्स का हॉर्न फ्लूट होता है। इसको बजाते ही आसपास के सारे गॉब्लिन्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। सुहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है क्या बात है, गॉब्लिन को मारने के बाद मुझे ये मिला था, अच्छा हुआ मैंने इसे अपने पास ही रख दिया। सुहो हॉर्न को बजाने लगता है। सारे गॉब्लिन्स आवाज की तरफ आने लगते हैं। ये देख के सुहो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये काम कर गया। बेरू कहता है क्या बात है यंग मोनार्च, ये तो काफी ज्यादा स्मार्ट आइडिया है। सुहो गॉब्लिन्स को खत्म करने
लगता है वो अपने मन में कहता है गॉब्लिन्स अब बोरिंग है क्योंकि मुझे बहुत सारे को मारना है। सुहो बार बार फ्लूट को बजाता है और गॉब्लिन्स वहाँ पर आ जाते हैं। सुहो के सामने काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। वो कहता है कम से कम मुझे इतनों की तो जरूरत होगी ही। सुहो डेड गॉब्लिन्स की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो गॉब्लिन्स ग्रे और सुहो गॉब्लिन्स को खत्म करने लगते हैं। सुहो को दिया हुआ टास्क कंप्लीट हो जाता है। ग्रे की हालत जो होती है वो काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है क्योंकि वो लगातार 3 घंटों से हंट कर रहा था। सुहो को रिवार्ड चेक करने का मैसेज आता है पर सुहो अभी रिवार्ड को चेक नहीं करता। बेरू उसे कहता है क्या हुआ यंग मुनार, क्या कोई प्रॉब्लम है? सुहो कहता है क्वेस्ट के नंबर थोड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं। क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है लेकिन फिर भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये काउंट बढ़ता जा रहा है तो कुछ ही हिडन मिल जाए? मैं इसे ट्राई करूंगा, देखते हैं कि ये काउंट कब तक रुकेगा। ये सुन के ग्रे बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुहे क्वेस्ट को डबल से कंप्लीट कर देता है। हम ग्रे को देखते हैं, उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सुहो के सामने एक मैसेज आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सुहो को 4 रिवार्ड मिल जाते हैं जिनमें से लास्ट 2 रिवार्ड हिडन रिवार्ड होते हैं। सुहो रिवार्ड 1 को एक्सेप्ट कर लेता है। इससे उसकी स्टेटस रिकवरी जो है वो हो जाती है। सुहो कहता है मेरी कंडीशन परफेक्टली रिकवर हो चुकी है। ये सेम लेवल अप होने के बाद की जैसा है। अगर मैं रिवार्ड को रिजर्व करके रखता हूँ तो आगे अगर मैं किसी फाइट के दौरान घायल हो जाता हूँ तो ये मेरे काम आ जाएगा। सुहो सेकेंड रिवार्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है जिसके जो उसकी एबिलिटी पॉइंट होती है वो 3 से बढ़ जाती है। सुहो कहता है जैसे जैसे मैं लेवल अप करूंगा तो पॉइंट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं इन डेली क्वेस्ट के रिवार्ड को रोज स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यूज कर सकता हूँ। अब सुहो को 2 लास्ट रिवार्ड में से किसी एक रिवार्ड को चुनना है। एक में है रेंडम ब्लेसिंग बॉक्स और दूसरे में है रेंडम कर्स बॉक्स। रेंडम ब्लेसिंग बॉक्स में से सुहो को सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है और रेंडम कर्स बॉक्स में से सुहो को वो मिलेगा जिसको उसकी जरूरत है। सुहो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है कि उसे क्या लेना चाहिए, लेकिन आखिर में वो लास्ट रेंडम बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर से सुहो को वल्कन का हॉर्न मिल जाता है। ये देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये हॉर्न गॉन्टलेट होता है। आगे हम इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये गॉन्टलेट वोल्कन के हॉर्न से बना है। इसके अंदर वोल्कन की अथॉरिटी है जिससे और भी ज्यादा डैमेज होगा। इस गॉन्टलेट की 2 इफेक्ट्स हैं। एक ये डिस्ट्रक्शन के लिए बना है, इसके फिजिकल डैमेज 30 से बढ़ जाता है। इसका सेकंड इफेक्ट है डीमन प्रेडेटर। ये गॉन्टलेट जितने भी डीमन को निगल जाएगा उतने ही वोल्कन की अथॉरिटी स्ट्रांग होती जाएगी। यह सब देख के सुहो कहता है मैं हमेशा शैडो सोल्जर्स को वेपन में बदल कर नहीं रख सकता, मुझे सरपेंट वेपन चाहिए ही था। चलो ये रिवार्ड काफी ज्यादा काम में आया। सुहो गॉन्टलेट को पहन लेता है। ये थोड़ा सा हैवी होता है तो सुहो अपने स्ट्रेंथ पॉइंट को बढ़ा लेता है। सुहो कहता है मुझे वेपन को ग्रो करने के लिए बस डीमन को हंट करना होगा। तभी सुहो के सामने नोटिस आता है कि आपकी टीममेट में कुछ चेंजेस आ गए हैं। टीममेट ग्रे का ट्रस्ट लेवल और रिस्पेक्ट में डर आ गया है। बेरू सुहो से कहता है यंग मुनार ग्रेल कोई शैडो सोल्जर नहीं है जिसके पास इन्फिनिटी स्टेमिना है। सुहो कहता है अरे मुझे माफ कर देना, आज के लिए उसे रेस्ट करने दो, मुझे बाहर भी कुछ चीजों का पता लगाना है। सुहो और बेरू शैडो डंजन के बाहर आ जाते हैं। सुहो बेरू से कहता है बेरू तुमने जिन लोगों को देखा था क्या वो लोग यह कह रहे थे कि हैना गिल्ड ग्रेन रिपल गिल्ड से रिलेटेड है? बेरू हाँ कहता है। आगे सुहो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सुहो यह सब सोच ही रहा होता है तभी उसे अपने टीचर का मैसेज आ जाता है जो सुहो से हेल्प मांग रहे थे। सुहो 7 स्टेशन फील्ड जो कि एक डेंजर जोन है वहाँ पर आ जाता है। लिम सुहो से कहता है हे सुहो मैं यहाँ पे हूँ, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज मुझे डंजन में जाना था लेकिन सारी कलेक्टिंग टीम ने मुझे धोखा दे दिया। सुहो कहता है क्या उनमें से कोई भी काम करने के लिए नहीं आया? लिम कहता है हाँ कोई भी नहीं, वो सारे कमीने पक्का ही कहीं पर पीने लग गए होंगे। सुहो कहता है अरे शांत हो जाइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। टीचर लिम कहता है सुहो तुम बेस्ट हो, ये लो इसे पहन लो। सुहो कहता है क्या प्रोटेक्टिंग सूट? लिम कहता है खुदाई के काम से कलेक्टिंग का काम कई ज्यादा खतरनाक होता है तो प्रोटेक्टिंग सूट को पहनना पक्का है। माइनिंग टीम डंजन के अंदर तभी जाती है जब हंट खत्म हो जाता है, पर कलेक्टिंग टीम को स्ट्राइक टीम ने मार कर मॉन्स्टर को चीजों को कलेक्ट करना होता है, इसलिए उन्हें स्ट्राइक टीम के साथ ही जाना पड़ता है। यह सूट इसीलिए है अगर कोई अंधेरे में मॉन्स्टर अचानक से अटैक कर दे। सुहो कहता है ओ तो ये इसलिए है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्राइक टीम भी आ जाती है। टीम का लीडर कहता है क्या कलेक्टिंग टीम में इतने कम लोग क्यों? क्या कलेक्टिंग टीम में इतने लोग क्यों हैं? लिम लीडर से कहता है माफ करना, जिन कलेक्टिंग टीम को यहाँ पर आना था वो अचानक
अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। लीडर कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आखिर ये सिचुएशन कैसे हुई? तुम्हें पता भी है इस डंजन के अंदर जाने की टिकट के लिए हमने ग्रीन रीपर टीम को कितने पैसे दिए हैं? अगर तुम पीछे हट जाते हो तो मैं एसोसिएशन में तुम्हारी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करूंगा और ये पक्का भी करूंगा कि तुम्हें फिर से कभी भी कलेक्टिंग का काम न दिया जाए। लिम कहता है हम यकीन दिलाते हैं कि हम एक्स्ट्रा हार्ड काम करेंगे, प्लीज हम पे ट्रस्ट कीजिए। व्हाइट टीम डंजन के अंदर जाने लगती है। लिम सुओ से कहता है मैं तो कलेक्टिव टीम का लीडर भी नहीं हूँ। सुओ हेल्प करने के लिए तुम अपने समन्स को यूज करके स्ट्राइक टीम को देख के सुओ अपने मन में कहता है 4 डी रैंक मैजिक टाइप हंटर, 5 डी रैंक कॉम्बैट टाइप हंटर और एक सी रैंक का हीलर। इस बंदे ने अभी बातें की हैं, लगता है वही स्ट्राइक टीम का लीडर है। रैंडम कस्टम बॉक्स में कहा गया था कि जो आइटम मुझे चाहिए वही मुझे मिलेगा, एक ऐसा वेपन जो वल्कन के हॉर्न से निकलने वाले मॉन्स्टर को खा लेता है। टीचर लिम का मुझे इस टाइम पर बुलाना और ये फील्ड टाइम डंजन जो ग्रीन रीपर का है, यकीनन ये कोइंसिडेंस नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे बीस्ट होते हैं। आगे सुओ कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो खतरनाक होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि स्ट्राइक टीम और मॉन्स्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुओ अपने मन में कहता है कर से रैंडम टूल बॉक्स ने मुझे वोल्कन का हॉर्न दिया तो मैं डीमन टाइप मॉन्स्टर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे लिए एक अच्छा चांस है कि मैं देखूं हंटर्स एक साथ मिलकर कैसे फाइट करते हैं। सुओ शैडो डंजन के अंदर अपने गॉब्लिन्स को समन करता है। सुओ के इंटेलिजेंट स्टेट बढ़ गए होते हैं, इसलिए अब वो 7 गॉब्लिन्स को कमांड दे सकता है। स्ट्राइक टीम ने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। लीडर सभी से कहता है ठीक है अब आप सभी लोग ब्रेक ले सकते हो। ये सुन के बाकी मेंबर्स कहते हैं क्या इतना जल्दी ब्रेक? लीडर कहता है भले ही हम ज्यादा हंट करेंगे लेकिन कलेक्शन टीम में बस 2 ही लौंडे हैं तो उनको काम निपटाने में समय तो लगेगा ही। तभी लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सुओ के शैडो सोल्जर्स ने ऑलरेडी सब कुछ कलेक्ट कर लिया होता है। लीडर सुओ से कहता है कि क्या ये तुम्हारे समन्स हैं? सुओ कहता है हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो? लीडर सुओ को हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है प्लीज हमारी स्ट्राइक टीम के एक्सक्लूसिव कलेक्शन टीम के मेंबर्स बन जाओ। सुओ कहता है मेरा कोई कलेक्शन टीम का मेंबर्स बनने का कोई भी इरादा नहीं है। लीडर कहता है हम तुम्हें मार्केट में जितनी सैलरी मिल रही है उससे काफी ज्यादा देंगे। तभी पीछे वाला एक मेंबर्स कहता है कैप्टन हमें यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन की लाश मिली है। कैप्टन कहता है क्या लाश? हम देखते हैं कि यह तो एक मिस्ट बन जैसा होता है। यह देख के टीचर लिम सुओ से कहता है सुओ क्या ये? सुओ कहता है हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक मिस्ट बन है। कैप्टन कहता है क्या मिस्ट बन? क्या ये वो न्यू टाइप के मॉन्स्टर है जो नीली आग में जलते हैं? सुओ कहता है मुझे यकीन है मेरी यूनिवर्सिटी में मिस्ट बन का इंसिडेंस हुआ था। तभी आगे दूसरे मेंबर्स को भी लाश मिल जाती है। एक मेंबर कहता है कैप्टन क्या हमें हंट को रोक के पहले इसके बारे में एसोसिएशन को बताना चाहिए? कैप्टन मन में कहता है यकीनन ये कुछ ही अलग ही मामला है, लेकिन इनका जो पहनावा है उनको देखकर पक्का ये नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये हंटर भी नहीं है, हमारी पार्टी में सी रैंक और डी रैंक के अवेकन है, तो मुझे लगता है कि बिना किसी दिक्कत के इस इश्यू को निपटा सकते हैं। कैप्टन सभी से कहता है चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सुन के सुओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कैप्टन से कहता है आप जितना सोच रहे हैं मिस्ड बन उससे कई ज्यादा खतरनाक होते हैं। कैप्टन कहते हैं मैं स्ट्राइक टीम का कैप्टन हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा, तुम लोग कलेक्शन टीम यहाँ पे सब कुछ निपटा लो और हमारे पीछे आ जाना, ठीक है? ये सुन के लिम की फट जाती है और वो कहता है कि हम फिर से मिस्ड बन को देखने वाले हैं। सो वो कहता है आपके पास रनिंग स्किल है ना, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो आप यहाँ से भाग जाइएगा। स्ट्राइक टीम आगे बढ़ जाती है। उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस पे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है ये फायरवुड इतनी स्ट्रांग नहीं है, फायरवुड के सप्लाई की प्रॉब्लम का आखिरकार क्या चल रहा है? दूसरा बंदा कहता है हमें कहा गया है कि सप्लाई ग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही है। ये लोग जो बात कर रहे होते हैं वो हाइना गिल्ड की है। हाइना गिल्ड इनको ह्यूमन सप्लाई करते हैं और ये लोग उन सप्लाई किए गए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में यह लोग स्टार डस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। आगे इसके बारे में हमें और डिटेल में पता लग जाएगा। यह बंदा कहता है नए सप्लाई के लिए शायद से हमें उस ह्यूमंस को पूछना चाहिए। पहले वाला बंदा कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हाइना गिल्ड जो हमें फायरवुड सप्लाई करती थी उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा स्टार डस्ट का प्रोडक्शन उस फैक्ट्री से बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तभी इस मॉन्स्टर को महसूस होता है कि ऊपर वाले एरिया में हंटर आ गए हैं। वो कहता है
लगता है हंटर आ गए हैं, मैं उन्हें देखता हूँ। पहले वाला बंदा कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उन्हें जिंदा पकड़ के लाना है। वह बंदा कहता है हाँ मैं जानता हूँ। हम हंटर्स को देखते हैं, इन्होंने इस एरिया के मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया होता है। कैप्टन घायल मेंबर्स को हील कर देता है। आगे उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन के पास स्टार डस्ट है। वो सभी से कहता है ये स्टार डस्ट है, क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सुना है? एक मेंबर्स कहता है अरे हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। ये माना को बढ़ा देता है। हंटर वर्ल्ड में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, यह काफी ज्यादा सेल हो रहा है। दूसरा मेंबर्स कहता है मैंने सुना है कि इसको पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इसे छुपा कर रखे थे। कैप्टन कहता है इसका असर बस एक हफ्ते तक ही रहता है, लेकिन ये लो रैंक के अवेकन की रैंक 1 से बढ़ा देता है। अगर मैं इसको खाता हूँ तो मुझे सी या उसके ऊपर का माना मिल जाएगा। तभी पीछे से वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से कैप्टन पर हमला कर देता है। हालांकि मॉन्स्टर को कुछ लोग जिंदा चाहिए, इसलिए वो स्वॉर्ड की प्लेन वाले हिस्से से कैप्टन पर हमला करता है। कैप्टन जो होता है वो बेहोश हो जाता है। सभी कैप्टन को आवाज दे रहे होते हैं। मॉन्स्टर इन सभी से कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जिंदा है। सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं एक मॉन्स्टर जो कि बात कर सकता है। सभी जो मेंबर्स होते हैं वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर टोटल 10 हंटर्स होते हैं। मॉन्स्टर कहता है टोटल 10। हाँ एक साथ तुम सभी टफ होगे। वैसे 10 लोगों की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग हंटर्स को तो मैं खुद खत्म कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के पास भी स्टार डस्ट होता है और वो उसे खा लेता है। यह देख के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वो सभी कहते हैं क्या स्टार डस्ट, क्या ये मॉन्स्टर भी स्टार डस्ट को खा सकते हैं? स्टार डस्ट के इफेक्ट से पहले हमें इसे हराना होगा। सभी हंटर्स मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक एक करके सभी को घायल कर देता है और कुछ हंटर्स को मार के वो हंटर्स को अपने साथ ले जाता है। आगे हम सुओ को देखते हैं, उसके सामने रेस्क्यू द सर्वाइव क्वेस्ट आ जाता है। अभी जो हंटर्स थे उनको एक डीमन ने पकड़ लिया है, यानी अभी जो मॉन्स्टर था वो एक डीमन था। सुओ को जितना हो सके उतने हंटर्स को बचाना है और सुओ जितने भी हंटर्स को बचाएगा उसके हिसाब से उसे रिवार्ड मिलेंगे। एंड इसी के साथ अपना जो यह एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।